हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ एंजो पर। मैं जॉर्जी शो ले आई हूँ आप सभी के लिए रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट। मैं इसे लास्ट पार्ट करने की कोशिश करूँगी और अगर ना कर पाऊँ तो आप सभी एक और पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे विनय और रॉकी के फ्लैशबैक से। हमें अपने रॉकी को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर मेन रोड में चला जा रहा था और इस वक्त पे उसके पास कुछ सामानें थी जिससे कि वो उसे कुछ और सामान लेने थे ताकि वो अपनी फुग्गी, शीतल और बाकियों के साथ जा पाए। इसलिए वो कुछ सामान लेने के लिए मेन रोड में ही गया हुआ था और कुछ सामान उसने बाय कर ही लिए थे। अब वो जैसे ही जाते रहता है उसे कुछ और सामान भी लेना ही था जिस वजह से वो जा रहा था। अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है। अब जैसे उसके सामने कोई आता है, उसके सामने आते ही अचानक से वो जिससे टकराता है वो शख्स और अपना रॉकी दोनों के दोनों गिर जाते हैं। अब जैसे ही दोनों के दोनों गिरते हैं हम देखते हैं वो जो शख्स गिरा था वो कोई और नहीं बल्कि अपना विनय ही था। अब वो जैसे ही गिरता है उसके पास वो उसका बॉक्स रहता है जो कि उसका रहता है जिसको वो लेके भागा था वही रहता है। अब वो उसे देखता है और देख के फिर वो पकड़ता है, फिर उठने की कोशिश करता है। जैसे उठने की कोशिश करता है उसी वक्त पे उसका पर्स गिर जाता है। अब जैसे ही उसका पर्स गिरता है, पर्स के गिरते ही वो तुरंत पर्स को साफ़ करने लगता है और उसे चेक करने लगता है कि कहीं उसमें से कुछ गिरा तो नहीं है। इधर उधर देखने लगता है पर उसके पर्स में से एक फ़ोटो नीचे गिर गई थी जिसमें 3 लोगों की फ़ोटो हम देख सकते थे। ये फ़ोटो अपनी फुग्गी, अपने विनय और अपने जो प्रताप सिंह थे, इन तीनों की फ़ोटो एक ही फ़ोटो में ऐड थी। अभी इसे ही दिखाया जाता है। फुग्गी जो कि नॉर्मल तब का फ़ोटो था जब वो नॉर्मल एक सही एज में थी, जब उसका चेहरा जो क्लीन समझ में आ रहा था कि अभी जैसा उसका चेहरा दिखता है वैसे समझ में आ रहा था। अभी अपना रॉकी वो फ़ोटो देखता है तो कहता है इसकी फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। अभी अपना जो विनय है वो कहता है तुमसे मतलब तुम कौन हो। अभी अपना जो रॉकी है वो कहता है मुझे बताओ ये ऐसा क्यों। तुझे उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और ये अगर इसकी फ़ोटो मेरे डैड के साथ नहीं रहती ना तो मैं इसकी फ़ोटो रहने भी नहीं देता। पर क्या करूँ, हम दोनों के बीच में खड़ी है ना ये, इसलिए इस फ़ोटो को इस पे से निकाल भी नहीं सकता हूँ और मेरे पास मेरे डैड की सिर्फ यही फ़ोटो है। इस वजह से मुझे ये रखनी पड़ती है, वरना ये कुतिया इसकी वजह से तो मैं अपने डैड से दूर हो गया। अभी अपना विनय ऐसे ही बोलता है और सीधे कहता है ये कुतिया नहीं तो साली हरामखोर, इसकी वजह से मैं अपने डैड से दूर हुआ। वो मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, इस हरामखोर के कारण मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। पता नहीं किन से बदला लेना था इसे, पता नहीं किन से, जिसकी वजह से मेरे डैड सिर्फ और सिर्फ इसे सपोर्ट करते रहे और मुझ पर ध्यान भी नहीं देते रहे। अभी अपने रॉकी जो है वो कहते किससे बदला लेना था मतलब। अब अपने जो विनय है सीधे कहते हैं हाँ, हुआ था इसके साथ कभी इसका रेप और ये बदला लेने की फिराक में थी जिस वजह से इसे मेरे डैड सब कुछ सिखाते थे और ये हरामखोर मुझसे मेरी जगह ले ली। मेरे डैड ने सब कुछ इसके नाम पर कर दिया। मेरे हाथ क्या आया, ना पैसे ना कुछ, ना उनका रुतबा, कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ इस कुतिया को मिला। अभी अपने जो रॉकी है वो हैरानी से देखने लगते हैं, फिर कहते हैं इसका मतलब कहीं मेरे दोस्तों की मौत के पीछे ये तो नहीं है। और हाँ, मैंने उसके चेहरे पर वो निशान देखे थे, उसके टॉप्स का गायब होना, इन सब के पीछे मतलब कहीं ना कहीं वही है फुग्गी। चलो ठीक है, तुम हो कौन। मेरा नाम है रॉकी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। अभी अपने विनय जो है वो सीधे अपने रॉकी के हाथ को मार देते हैं और कहते हैं साले तुझे उससे क्या लेना देना कि मैं कौन हूँ या तू कौन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बदला लेना है इस कमीनी से। अभी अपने जो रॉकी है वो कहते हैं बदला लेना है ना, बदला लेने में मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। सोच ले, अगर तू मेरा साथ दे तो मैं अपने दोस्तों की मौत का बदला ले लूँगा और तू अपना बदला ले पाएगा। अभी अपने रॉकी जो है वो कहते हैं
जैसे ही ऐसा कहते हैं अभी अपने जो विनय है डायरेक्ट कहते हैं, हाँ तेरी ये बात भी सही है, मुझे बदला तो लेना ही है, क्योंकि इस कमीने के कारण मुझे मेरे दोस्त, मेरे पापा का प्यार ही नहीं मिला, सारा प्यार इस कमीने पे लुटाते रहे ना। तो ठीक है, मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ, बता क्या करना होगा। अभी अपने रॉकी जो है वो सीधे ही कहते हैं, सिंपल सी बात है, अभी 2 से 3 दिनों के लिए मैं जाने वाला हूँ उन लोग के साथ बाहर, तो तू बस पीछे से नोटिस करते रहना, ख्याल रखते रहना और फिर एक बार में उस पर हमला कर देना। अभी अपने जो विनय है वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, ये अच्छा आइडिया है। और अभी हम ये समझते हैं कि जहाँ हमारे वान्या को बार बार ये लग रहा था कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है, कोई तो उनका पीछा कर रहा है, तो पीछा करने वाला कोई नहीं बल्कि अपने विनय ही थे, जो कि दूर से उन लोग को देखते ही रहते थे। और सॉरी दोस्तों, इतनी देर से मैं कमीनी, कुतिया, हरामखोर गाली दे रही हूँ, पर मेरी नज़र में ये बहुत ही छोटे गालियाँ हैं, तो सॉरी। आप में से कई लोगों के लिए बड़ी गाली होंगी, तो आप लोगों ने इतना सुन ली उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर आगे आप लोग ब्लूटूथ का ज़रूर उपयोग करिएगा और उम्मीद है कि आगे आप लोग समझ पाए कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, इन लोग कैसे मिले, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे अगर तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं, फ्लैशबैक ख़त्म होता है। हमारे रॉकी ने जो अपनी शीतल पर अपना चाकू लगा कर ही रखा हुआ था, फुगी कहती है, नहीं रॉकी दूर रहो शीतल से। अभी अपने रॉकी जो शीतल के गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हल्का सा उसे छुआने लगते, लाइक ऐसा कि एकदम हल्का सा खून है, एकदम हल्का सा खून भी आ जाता है, एकदम हल्का सा कट और खून आता है। जैसे ही खून को अपनी फुग्गी देखती है सीधे कहती है, रॉकी दूर रहो शीतल से, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे चोट पहुंचाना है ना, मैंने किया है, तुम्हारे दोस्तों को मैंने मारा है, मैंने किया है सब कुछ, उसे छोड़ दो, शीतल को तुम चोट नहीं पहुंचा सकते। अभी अपनी फुग्गी जो ऐसे ही कह के शीतल के पास जाने लगती है, पर अपने विनय डायरेक्ट ही अपनी फुग्गी का हाथ पकड़ते हैं और उसे सामने खड़ा करते और कहते हैं, नहीं फुग्गी, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम शीतल के पास जाना चाहती हो, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दैत का प्यार नहीं मिला, वो सारा वक्त सिर्फ तुम्हें देते रहे और तुम्हें लगता है कि तुम अपने प्यार में जा सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये जो सॉफ्ट साइड दिखा रही हो ना, तुम्हारी ये तरफ बता रही है कि तुम शीतल से कितना प्यार करती हो ना प्यार शीतल से। हमारी फुग्गी कहती, नहीं विनय प्लीज़, विनय तुम शीतल को हर्ट नहीं कर सकते, उसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, विनय उसे छोड़ो, कहो रॉकी से, कहो वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। अभी अपना रॉकी जो है वो सीधे ही कहता है, फुग्गी मैं हर्ट कर सकता हूँ, तुम्हारी शीतल को मैं हर्ट कर सकता हूँ, मेरे दोस्तों को कैसे मारा तुमने, हाँ कैसे मारा, मेरा सुन, उसका तो तुमने प्राइवेट पार्ट भी नहीं छोड़ा, उसके पीठ पर क्या लिखा था तुमने, एक तो मर गया, अब बाकी तुम तीनों की बारी है। मेरे तीनों दोस्त कमज़ोर थे जो तुम्हारे हाथों मारे गए, असुन जिसका तुमने प्राइवेट पार्ट काट डाला था, मेरा बेटा, क्या किया तुमने उसके साथ, 4 लोगों के साथ, 4 लोगों को उसके पीछे भेज दिया और उन लोगों ने उसके साथ इतना गंदा किया। अभी अपनी जो फुग्गी है वो सीधे ही चिल्लाती और कहती, तो तुम लोगों ने क्या किया था, मैं सिर्फ एक 12 साल की बच्ची थी, क्या चाहती थी मैं, नॉर्मल टीने तपर बोतल कुछ भी बीन कर अपना गुजारा कर लेती थी। सिर्फ तुम लोगों से क्या चाहती थी कि तुम मुझे वो बोतल दे दो ताकि उस बोतल के ज़रिए मेरे हाथ में 1 या 2 रुपये आ पाए और उस 1 या 2 रुपये से मैं अपने लिए कुछ भी ले पाऊँ, कुछ भी ब्रेड कुछ भी ले पाऊँ और मुझे एक टाइम का खाना भी मिल पाए। पर तुमने क्या किया, सिर्फ मेरी गलती से तुम्हारा वो बोतल टूट गया, जिससे तुम्हारा वो श्राप गिर गया।
तुम्हारी वो वाइन गिर गई और तुमने क्या किया। मैं सिर्फ 12 साल की बच्ची थी और तुम चारों ने मुझे रौंद कर रख दिया। मेरे शरीर के हर एक हिस्से को तुमने रौंद कर रख दिया। मुझे मारा, मेरे बाल खींचे, ज़बरदस्ती मेरे साथ इंटीमेट हुए तुम चारों लोग। उसका क्या? मुझे तकलीफ़ नहीं होती? तुम्हारे दोस्तों की ऐसी मौत हुई, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, पर मेरा क्या? मेरा क्या? तुम्हारे दोस्त जिन लोगों ने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इतने गंदे काम किए होंगे, किसी ने भी सज़ा देना नहीं चाहा। मुझे नहीं पता कि उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लोग कभी बदला लिए या नहीं लिए, पर मुझसे तो तुम लोगों ने मेरा बचपन ही छीन लिया। मैं सिर्फ 12 साल की थी, मुझे मेरा बचपन जीना था, पर तुम लोगों के कारण मैं कैद हो चुकी थी। किसी के करीब नहीं जाती, किसी के करीब नहीं। तुम सभी के कारण, तुम चारों, अजुन, वेदांत, रॉकी और सौम्य, तुम चारों के कारण अजुन, वेदांत और सौम्य तीनों मर चुके हैं। पर रॉकी, तुम्हें तो मैं तिल तिल तड़पा के मारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम तड़पो। और याद रखना, अगर मेरी शीतल को कुछ भी हुआ तो तुम जितनी बदतर मौत मैंने तुम्हारे दोस्तों को दी है ना, उससे भी बदतर मौत तुम्हें मिलेंगी। तुम मौत की भीख मांगोगे पर तुम्हें मौत भी नहीं मिलेंगी, इतना याद रखना। अभी अपने रॉकी जो है कहते हैं, तेरी ज़िंदगी की डोर मेरे हाथों में है और तू मुझे धमकी दे रही है। मुझे, हाँ, क्या लगता है तुझे कि तू ये ज़रा से आंसू बहाएंगी, मुझे ये कहेंगी कि मेरी वजह से तूने अपना बचपन खो दिया, और मैं कहूँगा हाय मेरी वजह से तेरा ये सब कुछ हुआ, मैं छोड़ देता हूँ इस शीतल को, जा तू अपनी ज़िंदगी जी ले। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं फुग्गी, तुझे तो मैंने रौंद कर रखा था। एक कली थी तुम, एक छोटी सी प्यारी सी कली, जिसे मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोड़ कर रख दिया था। तुझे लगता है कि मैं जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये शीतल, इसे तो मैं मार दूंगा। अभी वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अपना जो चाकू है वो अपनी शीतल के गर्दन पे चलाने ही वाला था, पर उससे पहले ही हमारी फुग्गी जो है अपने विनय का हाथ पकड़ती है, उसे गोल घुमाती है, सीधा करती है, लाइक वो गोल घुमाई है। और अपने विनय को इस समय पे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि फुग्गी क्या हरकत कर रही है। वो तुरंत उसे गोल घुमाती है, एक जोरदार लात मारती है। अभी जैसे ही लात मारती है, हमारा विनय अपने रॉकी तक पहुंचता है और रॉकी तक पहुंचते ही डायरेक्ट उस पे पहुंच के उन लोग दोनों टकरा के नीचे गिरते हैं। जैसे इन लोग नीचे गिरते हैं, दोनों के दोनों एक साथ चिल्लाते, साली हरामी कुतिया। फिर दोनों के दोनों जैसे ही ऐसा चिल्लाते हैं, हमारी फुग्गी हड़बड़ी में वहाँ से दौड़ कर आती है, दौड़ कर तुरंत आती है। हमारी शीतल जो बंधी हुई थी, उसे अभी भी होश नहीं आया था। वो तुरंत कुर्सी को पकड़ती है, कुर्सी को पकड़ के दूर तरफ अपनी तरफ खींचती है, और दूर खींचने के बाद डायरेक्ट वो उसका रस्सी जैसे बंधा हुआ था हाथ, वो उसे एक रस्सी को पकड़ती है, खींचती है, जिस वजह से वो रस्सी खुल जाती है और एक ही रस्सी के जरिए उसके हाथ वाथ को बांधा गया था। जैसे वो रस्सी खुलती है, वो ज़ोर से खींचती है। अभी जो कुर्सी थी वो गोल गोल घूमने लगती है, लाइक वो हल्का ऊपर नीचे होते हुए गोल गोल घूमने लगती है। अभी जैसे वो गोल गोल घूमने लगती है, शीतल सीधे नीचे गिरती है, अपने कुर्सी पे से नीचे गिरती है। कुर्सी एक साइड गिरती है, अपनी शीतल एक साइड गिरती है। अभी जैसे वो एक साइड गिरती है, इन लोग शीतल जैसे ही वो एक साइड गिरी, हमारे रॉकी और विनय एक साथ उठते और कहते हैं, अबे हरामी कुतिया, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फुग्गी उस रस्सी को मजबूती से पकड़ती है और कहती है, सबक तो मैं तुम दोनों को सिखाने वाली हूँ। वो ऐसे ही कहती हैं और उसके बाद रस्सी को ज़ोरदार खींच के सीधे ही अपने विनय की तरफ मारती हैं। जैसे ही विनय की तरफ मारती है, हमारे विनय को उस रस्सी की मार पड़ी थी, और ये मार भाई साहब चाबुक जैसी थी। अभी जैसे ही अपने विनय को ये पड़ता है, चाबुक के जैसा मार था ये, जैसे ही पड़ता है, हमारे विनय कहते हैं, अरे हराम खोर, तेरी इतनी हिम्मत। अभी अपनी फुग्गी तुरंत वो रस्सी पकड़ के अपने
रॉकी पे मार देती है और कहती है, विनय तुमने ये सही नहीं किया। तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम किसी भी गलत रास्ते पर ना जाओ, पर तुमने हमेशा ही गलत समझा, उन्हें गलत कहते रहे। और तुम कहते हो ना कि तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार नहीं मिला। वो जो कुछ भी करते थे तुम्हारे भले के लिए करते थे, इसलिए ताकि तुम किसी भी गलत रास्ते पर ना जाओ। उन्हें पता था कि अगर तुम उस रास्ते पे जाओगी जिस रास्ते पे वो थे, तो तुम भी ऐसी सुसाइड के औदल में मारे जाओगे, जिस वजह से वो तुम्हें ये सब चीज़ों से दूर रखते थे। और उन्होंने जानबूझ के तुमसे कहा था कि तुम ये सब चीज़ें नहीं करोगे, पर फिर भी तुम वही सब चीज़ें करते रहे। और रॉकी तुम ना क्या किया तुमने, मेरी शीतल को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब तुम नहीं बचने वाले। वो ऐसे ही कहती है और तुरंत ही अपनी रॉकी पर वो रस्सी ऐसे फंसाती है, उसके गले पर अपनी तरफ खींचती है, जोरदार खींचती है, एकदम कस के दबाने लगती है। अपनी रॉकी का दम घुट रहा था, वो रस्सी को पकड़ लेता है, दूर करने की कोशिश करता है, पर अपनी फुग्गी जो कि फाइटिंग वगैरह इतने अच्छे से सीख के रखी थी कि उस पर कोई ये सब चीज़ें काम ही नहीं आती है। अभी वो पकड़ के रखी हुई थी, अपने एक पैर को उसके लेग पर लेकर जाती है और उसके लेग को ऐसा जोर से दबाती है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अभी वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था और इधर से विनय आता है छुड़ाने के लिए। छोड़ साली कुतिया। अभी अपने जो विनय है वो पीछे से आके छुड़ाने की कोशिश करते हैं और इस वक्त पे उनका जो चेहरा है थोड़ा फुग्गी से थोड़ा सा टच हो गया था। अभी फुग्गी जो उसे कस के पकड़ के रखी हुई थी रस्सी को, हमारे रॉकी के गर्दन पे कस के पकड़ के रखी हुई थी। जैसे ही विनय का चेहरा सामने आता है और वो कहता है, छोड़ साली कुतिया, हमारी फुग्गी डायरेक्ट ही अपने विनय का कान काट देती है। जोर से काटती है, इतना जोर काटती है कि अपने विनय पूरे तिलमिला से जाते, चिल्लाने लगते, छोड़, पर अपनी फुग्गी छोड़ती ही नहीं। अब फाइनली वो छोड़ती है। विनय का जो कान का है, लाइक वो उसके मुंह पे तो नहीं आया, पर इतना खून आ जाता है। अभी अपनी फुग्गी थूकती है और वो थूक डायरेक्ट अपने विनय के फेस पर गया था। थूकती है और कहती है, हराम, साले हरामी के पिल्ले, मुझे कुतिया कहना तुम्हें, कुतिया इसे कहा जाता है। वो ऐसे ही कहती है और एक बार और थूक देती। पूरा लाल, पूरा खून से भरा हुआ उसका मुँह जो उसके मुंह पे चला जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है अपने रॉकी का सांस फूलने लगता है। अभी धीरे धीरे अपनी शीतल को होश आने लगता है। यहाँ पर शीतल जो होश में आ रही थी, वो उसके जैसी वो गिरी थी उसके सर पर भी चोट आई थी। सर पे चोट आने के कारण उसे हल्का हल्का धुंधला दिखने लगता है। जहाँ पर पीछे एक लड़का है जो एक लड़की को दबोच के रखा हुआ है और दूसरी लड़की जो दूसरे लड़के को दबोच के रखी हुई है। लेकिन वो इसी सीन को देखती है और देखने लगती है। अभी वो फिर से अपनी आंखें बंद करती है, अपने आंखों को मसलती है और साफ से देखने लगती है। अभी वो जैसी साफ से देखती है, ये सीन देखती है, उसका दिमाग वो डायरेक्ट उठती है और फुग्गी की ओर दौड़ने लगती। फुग्गी ने जो इस वक्त पर सिर्फ और सिर्फ रॉकी का गला दबोच कर रखा हुआ था। सीन कट होता है, हमें अपने वान्या, उस पुलिस वाले और 2-3 जो हवलदार रहते हैं उन लोग को दिखाया जाता है। अभी वान्या जो उस पुलिस वाले के साथ वही अपनी शीतल के घर के पास ही आई थी जहाँ पर से अपनी शीतल को उठाया गया था। वो उसी स्पॉट पर आती है और बताती है कि इसी जगह से ये हरकत हुई थी। वो ये चीज़ बताती है। अभी अपने जो पुलिस वाला था वो अपना डंडा बजाते हैं और कहते हैं, सुन रहे हो हवलदार। अभी हवलदार सामने आता है, कहता है, हाँ साहब, सुन तो रहा हूँ। वैसे ये मैडम जो कह रही है इस बात का कोई सबूत है क्या? हमें कोई सबूत तो देखना ही पड़ेगा, बिना सबूत के हम कैसे ही कुछ कर पाएंगे। अभी अपना जो पुलिस वाला है वो कहता है, लगता है तुम लोग भूल गए हो कि तुम्हारा काम क्या है, कैसे करना है तुम लोगों को काम। अबे सालो, खोजो, यही कहीं होगा CCTV कैमरा। वैसे मैडम, क्या आपको पता है कि यहाँ पर CCTV कैमरा कहाँ है? अभी अपनी जो वान्या थी वो कहती है, हाँ, यहाँ से कुछ दूर आगे जाके एक खंबा है जहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। अभी अपने जो पुलिस वाला था वो कहता है, अरे वाह मैडम जी, ये तो बहुत जल्दी बताया आपने।
चलिए बताइए कहाँ पर है। अभी अपनी जो वान्या है वो हाँ कहती है और आगे ले जाके उन्हें वो खंबा दिखाती है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। और ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये खंबे में ही हर कुछ मीटर में की दूरी में, किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है। अभी वो यही बताती है। अब हम देखते हैं कि ये जो सीसीटीवी कैमरा है और जितने भी खंबे में लगा हुआ है ये एग्जैक्ट जिस जगह पर रिकॉर्डिंग होती है, जैसे कि यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा है, पर जिस जगह पर इसका रिकॉर्डिंग शूटिंग देखा जाता है कि कहाँ पर है, वो इन लोग उस जगह पर पहुँचते हैं। अब जैसे ही इस जगह पर पहुँचते हैं तो पहले तो सूट को लाइक उस वीडियो को देखने की इजाज़त नहीं मिलती कि नहीं देंगे करके, पर अपना पुलिस वाला जो है तो भाई वो सीधे ही कहता है सोच लो, अगर या तो तुम लोग इस चीज़ के लिए देखने दोगे या फिर मैं तुम लोग के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर सकता हूँ कि तुम लोग पुलिस वाले के काम के बीच में आ रहे हो और एक पुलिस वाले को उसका काम नहीं करने दे रहे हो। अभी उन लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम देख सकते हो, वो ऐसे ही कहते हैं। और फिर अभी अपने जो पुलिस वाले हैं वो जो रहता है रिकॉर्डिंग वगैरह देखने लगते हैं। अब वो रिकॉर्डिंग वगैरह देखने लगते हैं तो वो सभी जगह के वो रिकॉर्डिंग देखते हैं जहाँ पर वो ये देखते हैं कि हाँ अचानक से एक लड़की को उठाया गया है और उठा के फिर उसे डायरेक्ट उसके जीप में रखा गया है। और इस वक्त पे उस बंदे का वो शक्ल सही से नहीं देख पाया, लाइक जूम भी कर रहा है पर वो शक्ल सही से नहीं देख पा रहा है। और ये रात का समय था जिस वजह से वो देखना बहुत ही मुश्किल था। अब जितने भी खंबे का था वो रिकॉर्डिंग उन लोग देख लेते। अभी अपनी वान्या को देखा जाता है। वान्या बहुत घबराई हुई थी, आखिर शीतल के साथ क्या हो रहा होगा। वो शीतल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी वान्या की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जैसे ही आंसू गिरते हैं अपना जो पुलिस वाला है वो वान्या की आंखों के आंसू ऐसे पकड़ लेता है और कहता है ना मैडम, ऑलरेडी खून बहुत बहा चुके हैं आप, इतना खाली पैर दौड़ कर तो अपने आंसुओं को बर्बाद मत कीजिए। वैसे भी आप लड़कियों के आंसू तो मोतियों से कम नहीं होते। वो ऐसे ही कहता है और सीधे कहता है तो ठीक है, लास्ट रिकॉर्डिंग जहाँ की देख ली गई है, उसके बाद आगे का हमें देखना पड़ेगा कि हम उन्हें कहाँ खोज सकते हैं। वो ऐसे ही कहता है और चलिए कहता है। अभी फिर से वान्या को जीप पर बैठाया जाता है और फिर से अभी जो रहता है वो शुरू हो जाता है, लाइक गाड़ी चलना शुरू हो जाता है। सीन कट होता है और हमें अभी अपनी शीतल को दिखाया जाता है जो भी भाग रही थी सीधे ही अपनी फुगी की ओर। सब मांगने आई हूँ, तेरे डर को आज असली रूप दिखाऊं। मेरा तुम चलोगे मैं हंसूंगी हर दिशा। तुम्हारी आज बात ही सबसे क्योंकि लिया है मैंने बदला अपने हिस्से। तुमने जो छीना हर दर्द आज का जख्म बनाऊंगी। तुम्हारे रक्त में दौड़े की मेरी आग तेरी नहीं आती। अब मेरा नाज बन के जाना बदला मेरा सारा नाव का दरिया। तुम चलोगे मैं हंसूंगी हर दिशा। शीतल भागती हुई सीधे फुग्गी के पास आती है। फुग्गी के पास आकर जैसे ही अपने विनय ने उसे दबोच कर रखा हुआ था वो विनय का हाथ पकड़ के छुड़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो छुड़ाने की कोशिश करती है अभी वो उसका हाथ तो पकड़ के खींच ही ली थी। हमारे विनय फुग्गी को छोड़ते हैं और डायरेक्ट ही शीतल को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। और जैसे ही वो थप्पड़ मारते हैं हमारी शीतल सीधे ही नीचे गिरती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है हमारे विनय थूकते और कहते साली हरामखोर, मुझे रोकेंगी, मुझे विनय प्रताप ठाकुर को रोकेंगी तुम? हाँ, तेरी इतनी मजाल, साली कमज़ोर सी तो है, मुझसे लड़ेंगी तू? अभी अपनी फुगी जैसे ही शीतल को गिरी हुई देखती है वो उठती है, डायरेक्ट ही रॉकी को पकड़ के खींचती है, खींच के उसे नीचे करती है, उसके गर्दन पर अपना पैर रखती है, अपने विनय पे वो रस्सी फेंकती है, रस्सी फेंक के उसके गर्दन पे फेंकती है, उसे अपने पास खींचती है और कहती है
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शीतल को चोट पहुंचाया। विनय कहते हैं, अबे साली चूतिया, मेरी हिम्मत तू जानना चाह रही है ना? अभी बताता हूँ तुझे कि मेरी क्या हिम्मत है। अभी अपने विनय ऐसा ही कहते हैं और सीधे ही अपनी फुगी को एक जो रस्सी था उसे ही अपने हाथ से ज़ोर से पकड़ के नीचे खींच देती, जिस वजह से उनके गर्दन पे चोट तो आती है, पर अपनी फुगी भी जो अपने विनय की तरफ खिंचा जाती है। जैसे ही वो उसके तरफ खिंचाती है, वो डायरेक्ट अपने हाथ से एक पंच बनाते हैं और उसके फेस पर मार देते हैं। जैसे ही फेस पर मारते हैं, फुगी नीचे गिरती है। लाइक उन्हें उससे दर्द होता है, जिस वजह से वो नीचे गिरती है। अभी जैसे ही वो नीचे गिरती है, अपना रॉकी अपने जेब में से, लाइक उसका जो जेब था उस पे से एक छोटा सा चाकू निकालता है और छोटा सा चाकू निकाल के सीधे ही उसके गर्दन पे वार कर देता है। और वो वार जो कि उसके गर्दन से ऐसे एक बार में स्वाइप अप करता है, जो कि हल्का सा कट आता है। जैसे ही हल्का सा कट आता है, उसके गर्दन से खून आने लगता है। शीतल तुरंत उठती है, फुग्गी वो तुरंत उठती है और कहती है, फुग्गी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अपने जो विनय थे वो शीतल का हाथ पकड़ते और कहते हैं, तू क्या कहा तूने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो रहा है। इस हरामखोर को तो आज मार डालेंगे हम मिलकर। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अभी वो शीतल को भी लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारा जा रहा था। अभी अपनी जो फुगी है वो जैसे तैसे करके उठती है और जैसे तैसे उठ के वो डायरेक्ट ही अभी अपनी विनय का हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ के कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू शीतल को हर्ट करेगा। अभी अपना जो रॉकी है वो अपनी फुगी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, उसकी हिम्मत ये है कि वो शीतल को हर्ट करेगा और मेरी हिम्मत ये है कि तुझे तो मैं तड़पा दूंगा। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अभी हम देखते हैं हमारा विनय जो शीतल को लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा था। शीतल की हालत ख़राब हो रही थी, उससे हर्ट हो रहा था। वो खुद की बचाव करने की कोशिश कर रही थी, पर वो खुद का बचाव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। उसने सिर्फ लोगों की जान बचाना सीखा है, पर किसी पे वार करना तो वो कभी सीख ही नहीं पाई। वो खुद का बचाव सिर्फ कर सकती थी, पर वो ठीक से बचाव भी नहीं कर पा रही थी। उसे अभी मारा जा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रही थी, ना ही पलटवार कर पा रही थी। वो मारने की कोशिश करती, पर उससे कुछ नहीं होता। वो नॉर्मल एक स्लैप मारती, जिसका कोई असर ही नहीं होता। और यहाँ अपने रॉकी ने जैसे ही वो कहा था कि मैं देख तेरे साथ क्या करती हूँ, वो करता हूँ, वो ऐसे ही कह के डायरेक्ट ही अपनी फुगी का जैसा ड्रेस था, उसने टॉप पहन कर रखा हुआ था, उस पर हाथ डालते हैं और हाथ डाल के सीधे उसके टॉप को पकड़ के खींच देते हैं। जैसे ही खींचते हैं, फुगी का आधा टॉप जो खींचा जाता है, लाइक फट ही जाता है। फटने के कारण उसके शरीर का उभार फिर से दिखने लगता है। उसका जो ब्लेजर था उससे ही लाइक उसका जो शरीर था वो साफ साफ दिख रहा था। जैसे ही वो दिख रहा था, अभी अपनी जो फुगी है वो अपने आप को देखने लगती है और सामने रॉकी को देखने लगती है। अभी रॉकी कहता है, हाँ अब तुझे शर्म आ रही होगी, तुझे तकलीफ़ हो रही होगी कि पहले ही मैंने तुझे रौंद कर रख दिया था, तेरे शरीर को नोच कर रख दिया था। अब मैं तुझे फिर से ही वैसे ही नोचने वाला हूँ। अभी अपनी फुगी जो इस चीज़ को देखने लगती है, थोड़ी देर के लिए रुक सी जाती है। कभी अपनी शीतल को देखती है जिसे अभी इतने थप्पड़ पड़ रहे थे, तो कभी अपने रॉकी को देखती है जो अभी उसे इतने गंदे नज़र से फिर से देख रहा था। उसके आंखों के सामने वो नज़ारे फिर से आने लगते हैं जब उसके साथ इतना सब कुछ हुआ था, जब वो टूट सी गई थी। सारे नज़ारे देखने लगती है। अब वो अपने रॉकी को देखती रहती है, बस देखती ही रहती है। अपना रॉकी जो बड़े ही घिनौने नज़र से अपनी फुगी को देख रहा था और वो उसके ब्लेजर तक हाथ ले जाता है। अभी वो जैसे ही ब्लेजर तक हाथ ले जाता है, अपनी फुगी उसका हाथ पकड़ के तुरंत उससे ट्विस्ट करके पीछे की ओर, उसके पीठ की ओर उसका हाथ ले जाके मोड़ देती है। उसके रीढ़ की हड्डी पर जोरदार अपने केन के ज़रिए ही उसके
रेल की हड्डी पर जोरदार लात मारती है और जिस वजह से वो नीचे बैठ जाता है। अभी वो जैसे ही नीचे बैठता है अपनी फुग्गी उसके बालों को पकड़ के खींचती है। अभी जैसे वो खींचती है फुग्गी का फेस उसे दिखने लगता है, आधा उसका जैसे शरीर दिखते रहता है। रॉकी अपना मुस्कुरा के उसे देखने लगता है। अपनी फुग्गी डायरेक्ट उसके फेस पर थूक देती है और कहती है, हरामी के पिल्ले, मुझे छुएगा तू? तुझे क्या लगता है कि तू मेरे कपड़ों को फाड़ देगा तो मुझे कोई फ़र्क भी पड़ेगा? अरे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, मेरा एहसास, मेरा स्वाभिमान तो तुम लोगों ने कब का छीन लिया है मुझसे। तुझे लगता है कि मेरे कपड़े के फट जाने से मुझे अपनी इज्जत का कोई एहसास भी होगा? मुझे ये लगेगा कि मैंने अपनी इज्जत खो दिया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं होने वाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे ही कहती है, उसके बाल को पकड़ के इतना ज़ोर खींचती है कि रॉकी का बाल सीधे उसके हाथ पे आ जाता है। फुग्गी का हाथ जो अभी खून हो चुका था। फुग्गी के हाथ में इस वक्त पे रॉकी का आधा बाल था। रॉकी का जो सर है पीछे से टकला हो चुका था। रॉकी को भी पेन हो रहा था, उसके सर से हल्का हल्का खून बह रहा था। वो चिल्लाता है, हरामी कुतिया। अभी अपनी फुग्गी जो हंसने लगती है और कहती है, साले हरामखोर, तुझे लगता है कि तू मुझे चोट पहुंचा सकता है और मैं दर्द में चीखूंगी, मैं रोऊंगी, मेरे कपड़े फट जाने पर मुझे तकलीफ़ होगी? अरे घंटा मुझे तकलीफ़ नहीं होने वाली। वो ऐसे ही कहती है और डायरेक्ट ही अपने रॉकी के फेस पर जोरदार एक लात ही मार दी थी। उसके फेस पर जोरदार लात मारती है उसका फेस अपना जो फुग्गी का जो जूता है, जो वो हमेशा ही जूता पहनती है, वो जैसा जूता है हल्का अच्छा भारी है, जिस वजह से जैसे उसे हाथ पड़ता है अपने रॉकी का नाक और होंठ एक साथ में ही डैमेज एक साथ में ही दोनों पे चोट आता है, जिस वजह से नाक से और उसके होठों से दोनों जगह से खून आने लगता है। वो अपने होठों को पकड़ता है। अभी अपनी फुग्गी जो है वो अपनी जो टॉप है उसे फाड़ ही देती, जिस वजह से उसका बाहर जो साफ दिख रहा था। अभी अपनी फुग्गी जो है अपने रॉकी का फेस पकड़ के होल्ड करती है, उसके आंखों में आंखें डाल के देखती है और कहती है, मेरे ऐसे शरीर को देखकर तेरी नीयत खराब हुई थी ना? खड़ी हूँ तेरे सामने, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। अभी अपना जो विनय है वो अपनी शीतल को मारना छोड़ता है, उसे मारते हुए वो उसे एक तरफ छोड़ देता है। अभी शीतल की हालत बहुत ख़राब थी। हमारा विनय जो फुग्गी की ओर आने लगता है। फुग्गी की ओर जैसे ही वो आता है अपना रॉकी कहता है, मार इस हराम की कुतिया को। अभी वो जैसे ही ऐसे कहता है अपना विनय फुग्गी तक आता है। फुग्गी तक आकर सीधे ही अपनी फुग्गी को जोरदार स्लैप मारता है। फुग्गी जो गिरती है, स्लैप के कारण वो गिरती है उठ के हमारे विनय को वो जोरदार, जैसे ही वो उस पे लात उठाने वाली थी, अपना विनय उसके लात को जैसे ही मारने वाली थी, वो उसके लात को अपने हाथ के जरिए कवर करता है, उसे उठा के नीचे पटक देता है। हाथ के जरिए कवर किया है, उसी हाथ से पकड़ा है, उसे उठा के नीचे पटका है और नीचे पटक के डायरेक्ट वो अपना शर्ट खोलने लगता है। अभी अपनी फुग्गी जो है वो हंसती है और कहती है, एक हरामखोर आया और अब तू अंकल का बेटा होके मेरे साथ गलत करेगा? हाँ, कर ले, क्या ही जाता है। मेरा स्वाभिमान, मेरी इज्जत बची भी है कि तू उसे रौंद देगा। विनय प्रताप ठाकुर, तू करेगा, कर ले जो कर सकता है। अभी अपना विनय जो फुग्गी को कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो अपना शर्ट खोलने लगता है। फुग्गी जो स्टिल बैठी थी, कर ले जो कर सकता है। शीतल वहाँ से दौड़ने लगती है, नहीं फुग्गी के साथ ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते। वो रोने लगती है, भागने लगती है। विनय जो अपना शर्ट उतारते रहता है, फुग्गी की ओर बढ़ते रहता है। रॉकी जो हंसता है और कहता है, तुझे सिर्फ मैंने ही नहीं रौंदा है, अब तो तुझे ये विनय भी रौंदने वाला है। वो ऐसे ही कहता है और विनय जो धीरे धीरे अपनी फुग्गी की ओर आ रहा था, अब वो उसके पास आते आते अपना पूरा शर्ट उतार
कर देता है। उसकी बॉडी दिखने लगती है, जो कि बॉडी बहुत ही अच्छी दिख रही थी। अभी वो उसके पास आता है, उसके पास आकर सीधे ही उस शर्ट को लेकर अपनी फुगी को पहना देता है। अभी वो जैसे ही उसे पहनाता है, शीतल यहाँ पर खड़े होकर देखने लगती है। फुगी हैरानी से अपनी विनय को देख रही थी। रॉकी यहाँ पर हैरान हो गया था। रॉकी कहता है, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, क्यों तूने उसे पहनाया? अभी अपना विनय जो रॉकी के पास जाता है, उसे खड़ा करता है और कहता है, मैं इस हरामी कुतिया से बदला लेना चाहता हूँ, उसे मारना चाहता हूँ, पर उसकी इज्जत के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहता। इसे अपनी इज्जत की फ़िक्र हो ना हो, पर मुझे है। मेरे सामने ये पड़ी हुई है। इसकी इज्जत तुम लोगों ने लूटी थी। तुम लोगों ने जो भी किया वो तुम लोगों का टेंशन था, पर मैं उसे इस हालत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं मारना चाहता हूँ इसे। फुगी, मैंने भले ही तेरी इज्जत को धक्का है और तुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। पर हाँ, तुझसे बदला तो मुझे लेना है। तेरी वजह से मुझे मेरे दैत का प्यार नहीं मिला। वो सिर्फ और सिर्फ तेरे पर ध्यान देते रहे ना। तेरी इज्जत एक तरफ और मेरा बदला एक तरफ। वो ऐसे ही कहता है, रॉकी को सीधे उठा देता है और डायरेक्ट जगह स्विच हमारा विनय जो फुगी का कॉलर पकड़ के उठाता है, लाइक जो उसने अपना शर्ट पहना दिया था उसे ही पकड़ के उठाता है और उठा के उसके फेस पर एक पंच देता है। जैसे ही फेस पर पंच देता है, फुगी दूर जाके खड़ी होती है। अभी अपना रॉकी जो है वो शीतल को पकड़ के होल्ड करता है और उसके टॉप के अंदर हाथ डालने लगता है। अभी शीतल को जो हल्का हल्का होश था, लाइक उसे इतना पड़ा था कि उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, उसे हल्का हल्का होश था। फुगी चिल्लाती है, रॉकी दूर रहे शीतल से। अभी अपना रॉकी जो अपने विनय से कहता है, मैं इधर शुरू हूँ तो उधर शुरू रहे। वो ऐसे ही कहता है। अभी हम देखते हैं अपनी फुगी जो बार बार शीतल की ओर दौड़ने लगती है कि वो शीतल को बचा पाए रॉकी से, पर वो बचा नहीं पा रही थी। इधर विनय बार बार उसे अपने और खींच लेता, कभी उसके फेस पर मारता, कभी उसके पेट पर मारता और उसे स्लैप पे स्लैप किया जाता। अभी अपनी फुगी जो अपना बचाव भी करती है, उसका हाथ पकड़ के मरोड़ती, उसे लात मारती है, पर अपने विनय जो बार बार उसे रोक रहे थे और इन दोनों की बहुत गंदी वाली अभी फाइटिंग हो रही थी। इधर हम रॉकी को देखते हैं जो शीतल को गंदे तरीके से टच कर रहा था। उसके टॉप के अंदर हाथ डालना, उसके होठों पर अपने फिंगर चलाना, उसके बालों को खींचना, वो यही सब हरकत कर रहा था। अभी वो उसके नेक पर जाकर फाइट करने लगता है। शीतल रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, पर रॉकी जो नहीं मानता। यहाँ पर अपनी फुगी जो स्ट्रगल कर रही थी, वो अपनी शीतल के पास जाना चाहती थी, पर वो उसके पास नहीं जा पा रही थी। दूसरी ओर उसे अपना विनय जो है वो मारा जा रहा था। वो भले ही उसकी इज्जत से नहीं खेलना चाहता था, पर उसे मारना था। वो अपना बदला चाह रहा था। असल में यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं कि फुगी की अपनी रॉकी से कोई दुश्मनी थी। वो तो उसको दूसरी चीज़ों से रोकने की कोशिश ही करती थी, पर अपने विनय ने अपनी फुगी को अपना दुश्मन मान लिया था और इसलिए वो उसे मार रहा था। अभी फुगी जो फंसी हुई थी वो इधर वो उससे फाइटिंग भी कर रही थी। दूसरी ओर उसे शीतल के पास भी जाना था। इन लोग ऐसे ही लड़े जा रहे थे। अब वो जैसे तैसे करके अपने विनय को मारती है और अपनी शीतल तक पहुंचती है। जैसे ही वो शीतल तक पहुंचती है, अभी अपने रॉकी ने शीतल के नेक पर बहुत ही गंदा बाइट देकर रखा हुआ था। शीतल रो रही थी, उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो डायरेक्ट ही शीतल को खींचती है। अपनी फुगी जो शीतल को खींचती है, रॉकी को पकड़ के सीधे उसके बालों को खींचती है, पीछे से ही उसे जोरदार लात मारती है। उसके पीठ पर ही जैसी लात मारती, उसका लात मारना इतना खतरनाक था क्योंकि लाइक उसके जो जूते हैं वो इतना ही भारी है कि उससे जो लगता है उसका पीठ जो एकदम अकड़ सा जाता है, वो डायरेक्ट आगे जाके गिरता है। जैसे ही वो गिरता है, मुंह के बल गिरता है। अभी फुगी जो शीतल को एक तरफ बिठा के डायरेक्ट ही अपने रॉकी के पास जाती है। उसे जैसे वो
मुंह के बल गिरा था उसके फेस पर चोट आती है। अभी जैसे ही उसके फेस पर चोट आती है उसे सीधा करती है, उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है, हरामखोर, तेरी इतनी मजाल, तूने शीतल को हर्ट किया। वो ऐसे ही कहती है, उसके फेस पर लगातार पंचस पे पंचस मारने लगती है। रॉकी को लगने लगता है, वो हंसने लगता है, मार और मार, तू कमज़ोर सी कली, तुझे रौंदने में मज़ा आया था और अब तुझे रौंदने में और मज़ा आने वाला है मुझे, क्योंकि तू तो ताकतवर हो चुकी ना, तेरी ताकत जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मज़ा मुझे आने वाला है। वो ऐसे ही कहता है और मार कहता है। यहाँ फुगी जो पागलों जैसे उसे मार रही थी, वो उसे इतना मार चुकी थी कि अभी अपने रॉकी का जो फेस है वो पूरा खून हो चुका था। उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के उसे उल्टा कर देती है, उल्टा करके अपना एक पैर उसके हाथ के तरफ रखती, लाइक उसके शोल्डर पे रखती, उसे पकड़ के ऐसा ट्विस्ट करती है कि रॉकी का एक हाथ टूट सा जाता है। अभी वो जोरदार चिल्लाता है। फुगी कहती है, कम था शीतल को चोट पहुंचाने के पीछे, ये बहुत ही कम चोट है तेरी। वो ऐसे ही कहती है और सीधे ही उसके पैर को पकड़ती है। वो लाइक सीधे अपने मुंह के बल ही है, उसके पैर को पकड़ती है, उसके प्राइवेट पार्ट पे अपना पैर रखती है, वो जूते से ही रखती है। उसे हर्ट होता है। अपना रॉकी चिल्लाता है, हरामखोर, छोड़ मुझे। अभी अपनी फुगी कहती है, छोड़ू, जा, छोड़ दिया मैंने तुझे। वो ऐसे ही कहती है और ज़ोरदार उसके प्राइवेट पार्ट पे लात मार के उसके पैर को पकड़ इतना ज़ोर से खींचती है कि उसका जो पैर था वो उसके लाइक जो अपना बैक से जो जुड़ा हुआ रहता है उससे थोड़ा दूर हो जाता है। लाइक हड्डी कैसे बाहर होती है, ये ठीक ऐसे ही हुआ था। उसके हाथ में उसका पैर तो नहीं आया था, पर हड्डी तो जगह से खिसक चुकी थी। वो उसे पकड़ के नीचे छोड़ देती है। अभी रॉकी को हर्ट होने लगता है। फुगी कहती है, शीतल को हर्ट किया ना तूने, शीतल को नहीं छोड़ सकती मैं तुझे, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही कहती है और डायरेक्ट ही अपने रॉकी को सीधा करती है। जब तक कि वो उसे सीधा करती है, विनय यहाँ पर आ जाता है और फुगी का बाल पकड़ के खींचता है। बोलता है, हरामखोर, तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता मैं। वो ऐसे ही कह के उसके बाल पकड़ के उसे इतना ज़ोर से खींचता है, सीधे एक तरफ फेंकता है। जैसे एक तरफ फेंकता है, वो डायरेक्ट जाके अपनी शीतल के पास गिरती है। जैसे ही शीतल के पास गिरती है, अभी फुगी के सर पे डायरेक्ट चोट लगता है। जैसे ही चोट लगता है, उसके सर से खून आने लगता है। शीतल उसे होल्ड करती है और कहती, फुगी तुम्हें कुछ नहीं होगा ना, मैं तुम्हें खोऊंगी तो नहीं ना। अभी अपनी जो फुगी है वो अपनी शीतल के गालों को होल्ड करती है, उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड रखती है और कहती है, नहीं, तुम मुझे नहीं खोने वाली, हिम्मत रखो। वो ऐसे ही कहती है और जैसे तैसे करके उठती है। जब वो उठ रही थी तो उठ भी नहीं पा रही थी। अपना एक हाथ अपने घुटने पर रखती है, जैसे तैसे करके हिम्मत करती है। अपना विनय उसके पास आता है, उसे मारने वाला था, पर उससे पहले ही वो विनय के पैर को पकड़ के खींचती है, उसे नीचे पटकती है। जैसे ही नीचे पटकती है, अपने विनय के सर पर चोट आती है। जैसे ही विनय के सर पर चोट आती है, यहाँ पर रॉकी तो पड़ा हुआ था। एक तरफ उसका हाथ और दूसरा उसका पैर, दोनों ही डैमेज हो चुके थे। प्राइवेट पार्ट पे भी इतना जोर पे लगा हुआ था, वो कुछ कर ही नहीं सकता था। अभी अपना जो विनय, उसे जैसे ही नीचे चोट लगती है वो उठने की कोशिश करता है, पर तब तक के ही अपनी फुगी जो है वो उसके भी पैर को इतना ज़ोर से ट्विस्टेड करती है कि उसका भी पैर जो काम करना बंद हो जाता है। अभी अपनी फुगी जो आगे कुछ और करती, उससे पहले ही अचानक से एक गोली की आवाज़ आती है, एक डिशक्याऊं जैसी ये आवाज़ आती है। जल्दी कुछ जो 2-3 अपने हवलदार थे वो अंदर आने लगते हैं। अभी अपना जो पुलिस वाला है वो डायरेक्ट अंदर आता है और कहता है, बहुत हो चुका, चलो
अंदर जाने को तैयार रहो। वैसे ही कहता है और जैसे ही अंदर आता है फुगी और शीतल की एक साथ इतनी बेकार हालत देखता है, यहाँ तक कि यहाँ रॉकी पड़ा हुआ है और दूसरी ओर अपने विनय का ऐसा बेकार हालत है। और अभी उसके ऊपर हमारे विनय के जो बॉडी है वो मरा नहीं है, पर वो उसकी बॉडी है जिसके ऊपर ही उसके पेट के ऊपर हमारी फुगी ने अपना पैर रखा हुआ था। वो उसे देखता है तो कहता है, लो किडनैप किसका हुआ था और यहाँ पर पिटाई किसकी हो रही है। अभी वो ऐसे ही कहता है और हैरानी से फुगी को देखने लगता है। फुगी का जो फेस आधा खून हो चुका था वो दूर होती है और सीधी कहती है, विनय अब तेरा टाइम आ चुका है, तूने कभी भी जेल का शक्ल नहीं देखा ना, अब तू देखेगा। वो ऐसे ही कहती है और शीतल के पास चली जाती है। जैसे ही वो शीतल के पास जाती है, वान्या भागते हुए ही शीतल के पास आती है, उसे हक कर लेती है। उसे हक करके उसके चेहरे को देखने लगती है, उसके नीक पर देखती है जहाँ पर इतना गंदा पाइप था। वो कहती है, शीतल शीतल तुम ठीक हो ना, शीतल तुम ठीक ये कैसे हुआ। अभी यहाँ पर जो रॉकी का इतना बेकार हालत था, वो सिर्फ अपनी आंखें खोल के ये नज़ारा देख सकता था कि पुलिस वाला आया है। अभी पुलिस वाला उसे अपने रॉकी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है कि साले उठ, क्या पड़े ही रहेगा। अभी वो जैसे उसे खींच के ऊपर खड़ा करता है, वो खड़ा बस करता है, अपना रॉकी वापस नीचे गिर जाता है। अभी वो जैसे ही नीचे गिरता है, अपना पुलिस वाला कहता है, ये क्या हालत हो गई इसकी। अभी अपनी फुगी जो है वो सीधे ही कहती है, ये हालत इसकी मैंने की है। वो ऐसे ही कहती है और अभी वो जैसे ऐसे कहती है, अपना पुलिस वाला कहता है, ओए मेरे आने का इंतज़ार तो कर लेती कि अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में इतनी तो बिजी थी कि तूने इसे पीट ही दिया पकड़ के इतने गंदे तरीके से। अभी अपनी जो फुगी है वो सीधे ही कहती है, इसे बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही साधारण सज़ा दी है मैंने, क्योंकि इसके दोस्तों को तो मैंने तिल करके मारा है। अभी अपना जो पुलिस वाला है वो अपना धंधादायक साइड छोड़ता है और अपने हवलदारों को देखने लगता है। फिर बोलता है, अरे पकड़ो रे इन दोनों को। वो ऐसे ही बोलता है और अभी ये जो हवलदार है उन लोगों ने इन दोनों से मतलब ये नहीं है कि अपनी फुगी को पकड़ लेना, बिल्कुल भी नहीं। वो उन लोगों ने सीधे अपने विनय और रॉकी को पकड़ा था। अपना पुलिस वाला हंसते हुए ताली बजाते हुए अपनी फुगी के पास जाता है। फुगी के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तूने मारा इसके दोस्तों को। तभी मैं बोलूँ, इतनी गंदी मौत यार, क्या बिगाड़ा क्या था इन लोगों ने तेरा कि तूने इतनी गंदी मौत दे दी इन लोगों को। अभी अपनी जो फुगी है वो सीधे ही कहती है, रेप किया था इन लोगों ने मेरा, तो मैंने गंदी मौत दे दी और मुझे कोई फिक्र नहीं है। अब तुझे क्या करना है, अंदर करना चाहता है ना मुझे, ये ले, तैयार हूँ कि मुझे चाहे कितनी भी बड़ी सज़ा क्यों ना मिले, मेरा बदला पूरा हुआ। इस रॉकी का तो मैंने हाथ और पैर दोनों ही तोड़ दिया है, ज़िंदगी में कभी ये चल भी नहीं पाएगा। और जिस तरीके से मैंने इसके प्राइवेट पार्ट पे मारा है ना, बच्चा तो दूर, साले का खड़ा भी नहीं होने वाला है। तो तुझे अगर मुझे अंदर करना है तो मैं तैयार हूँ, कर ले अंदर। अभी अपना पुलिस वाला हंसते रहता है और कहता है, गलती तो तूने की है, तुझे सजा तो जरूर मिलेगी, जेल तो जरूर होगी, पर मैं थोड़ा मजे ले लूँ। मैंने पहली बार इतनी गंदी मौत देखी लोगों की। पहली बार एक लड़की के जरिए इतना गंदा मौत जानकर हंसी आ रही है। इतने कमज़ोर लड़के थे। अभी अपना पुलिस वाला जो बहुत हंसते रहता है और उसके बाद सीधे ही अपनी फुगी को हथकड़ी पहना देता है। अभी जैसे ही वो उसे हथकड़ी पहनाता है, शीतल दौड़ती है, नहीं फुगी को छोड़ दो। अभी अपनी फुगी जो है वो सीधे ही अपने जो पुलिस वाला है उससे कहती है, क्या मैं 2 मिनट उससे बात कर सकती हूँ। अभी अपना जो पुलिस वाला है वो कहता है, हाँ, वैसे भी मैं तुझे अंदर लेके जा रहा हूँ,
जा बात कर ले। वो ऐसे ही कहता है और साइड में बैठ जाता है और अभी भी वो अपना हँसे ही जा रहा था, क्योंकि उसकी नज़र में ये था कि सालों तुम इतने कमज़ोर थे कि एक लड़की से हार गए। उसके नज़र में ऐसा ही था। उसके नज़र में ये नहीं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो उसका ये है कि सालों तुम 4 हो के एक से नहीं लड़ पाए तो तुम क्या ही मर्द हो। उसका नज़रिया ये था और वो हँसते हुए साइड में बैठा हुआ था। अभी अपनी फुग्गी जो शीतल के पास जाती है, हमारी शीतल जो फुग्गी को देखने लगती है, रोने लगती है। हमारी फुग्गी जो शीतल के पास आती है और कहती है, रो क्यों रही हो? हमारी शीतल कहती है, फुग्गी फुग्गी मैंने तुम्हें देखो खो दिया ना, मैंने तुम्हें खो दिया फुग्गी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती फुग्गी प्लीज़ कुछ करो, कहो ना उनसे कि वो तुम्हें लेकर ना जाए। अभी अपनी फुग्गी कहती है, मेरा बदला था, मैं बदला लेना चाहती थी, जो कि मैंने बदला ले लिया है और मुझे सज़ा तो होगी ही ना, मुझे सज़ा होगी ही, मुझे पता है। तुम अपना ख्याल रखना शीतल। अभी शीतल डायरेक्ट ही अपने फुग्गी को अपनी ओर खींच लेती, उसे कस के हक कर लेती है। जैसे ही उसे हक करती है, हमारी फुग्गी ने भले ही अपनी वनीता को हक करके रखा हुआ था पहले भी, पर हमारी शीतल का हक फिल होते ही उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। पहले जो वो इतने टाइम में कभी नहीं रोई थी, सिर्फ जब उसने अपने समय को वो गंदी मौत दी थी, उसके बाद ही वो हल्का रोई थी। पर जैसे ही शीतल का हक वो पाती है, उसका गले मिलना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसके आंसू जो उसके खून से मिल रहे थे, धीरे धीरे उसके शरीर पर जा रहे थे। अभी वो जैसे ही उसे हक कर के रखी हुई थी, वो कस के हक कर लेती है और कहती है, फुग्गी प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो फुग्गी मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना फुग्गी। अभी अपनी जो फुग्गी है वो कहती है, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा शीतल, मैं आऊँगी वापस, मैं जानती हूँ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकती हो? हाँ, वो ऐसे ही कहती है। अभी अपनी जो शीतल है वो अपनी फुग्गी को देखने लगती है। अभी फुग्गी शीतल के फोरहेड पर किस करती है और कहती है, मेरा इंतज़ार करना। वो ऐसे ही कहती है और अभी फुग्गी को यहाँ से ले जाया जाता है। पुलिस वाला कहता है, हो गया तेरा? वो ऐसे ही कहता है और लेकर जाने लगता है। शीतल यहाँ से रो रही थी, पान्या जो उसे होल्ड करके रखी हुई थी उसे संभाल रही थी। अभी यहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, फुग्गी को जीप में बिठाया जाता है, साथ ही साथ हमारी पान्या और शीतल भी बैठ जाते हैं। सबसे पहले इन्हें बैठा कर सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाके इन लोगों का ट्रीटमेंट, हमारी डॉक्टर साहिबा वो भी खुद डैमेज हो गई थी, तो उसका भी अभी ट्रीटमेंट चलता है। हमारी फुग्गी का भी ट्रीटमेंट चलता है और हमारे रॉकी और विनय दोनों को बस थोड़ा सा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर यहाँ पर न्यूज़ ये आती है कि विनय के पैर की ऐसी तैसी हो चुकी है और वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। और यहाँ अपने रॉकी का भी यही हालत था, उसका एक हाथ एक पैर दोनों इतना गंदे तरीके से डैमेज हुआ था, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट का भी यही कहा जाता है कि वो पूरा ही डैमेज हो चुका है और वो उससे कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ ये खबर हमारे रॉकी के माता पिता तक पहुँच जाती है और जैसे ही ये खबर वहाँ तक पहुँचती है, उन लोग भाग के सीधे ही हॉस्पिटल पहुँचते और देखने लगते हैं। पर हमारे रॉकी के माता पिता को ये बात पता चल जाती है कि रॉकी ने क्या किया था, सारा सच्चाई जो सामने आ जाता है। जैसे ही सामने आता है, रॉकी के माता पिता, उसकी दादी, तीनों के तीनों उसके तरफ से अपना मुंह ऐसा फेर देते हैं कि घंटा अब हमको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बाहर में जाए, वो ऐसे ही कहते हैं। और अब यहाँ पर केस शुरू हो जाता है। लाइक अब ये जो केस है वो अदालत पे जाता है और यहाँ पर जो भी सीन हो रहा है दोस्तों, मैं अपने ज़रिए बता रही हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। अभी ये बात जो कि अदालत पे जाती है, अदालत पे जाते ही अभी अपनी फुग्गी को सामने खड़ा किया जाता है, जो कि उसका खत करा रहता है उस पर खड़ा किया जाता है और पूछा
पूछा जाता कि ये सब क्या तुमने किया है, हमारी फुग्गी बिंदास होके कहती कि हाँ मैंने ही किया है। अभी वो जैसे ही कहती है हम देखते हैं कि जो अदालत के वो जो अपने जज साहब थे वो कहते हैं पर ऐसा तुमने क्यों किया। हमारी फुग्गी साफ कहती कि इन लोगों ने मेरी 12 साल की एज में मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। हमारे जो जज थे वो कहते क्या सबूत है इस बात का। हमारी जो फुग्गी है वो कहती है सबूत, आपको सबूत चाहिए। वो ऐसे ही कहती है और उन सभी के सामने अपना जो तौप है वो हल्का सा खोलती है, लाइक हल्का सा खोलती है और अपने निशान दिखाने लगती है कि देखिए ये निशान पुराने हैं। अगर आपको ये है ना कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल का नाम बताती हूँ, आप चाहे तो वहाँ चेक कर सकते हैं। जब मैं 12 साल की थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ था और मुझे उस हॉस्पिटल ले जाए गए थे, वहाँ पर मेरा चेकअप भी हुआ था। वो ऐसे ही कहे कि हॉस्पिटल का नाम बता देती है। अभी उस हॉस्पिटल के बारे में लाइक पता किया जाता है कि वहाँ पर क्या है और इस समय तक के जब तक के पूछा जा रहा है तब तक के रुका जाता है कुछ समय तक के, लगभग 1 घंटे का समय लगता है और 1 घंटे में जो है पूरा हिस्ट्री निकाली जाती है और वाकई में सबूत मिल जाता है कि हाँ ऐसा केस आया था। और उस समय पे जो पुलिस वाले का वो केस भी दिखाया गया था क्योंकि जब वो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था तो पुलिस वाला जो आया था तो उस दौरान केस भी हुआ था कि अचानक से हॉस्पिटल से लड़की गायब हुई है करके, इस चीज़ का केस भी आया था करके। उस चीज़ का वो पुलिस स्टेशन में उन लोग को वो मिलता है। तो भाई ये सब चीज़ें तो अब जो जज है वो कहते हैं अच्छा तो फिर इतने सालों के बाद तुमने बदला लेने का क्यों सोचा। ये अपनी जो फुग्गी है वो सीधे ही कहती है एक बात सोचिए साहब, अगर एक पल के लिए सोचा ये जाए कि आपके माता पिता को कोई आपकी छोटी सी उम्र में ही मार दे तो क्या आप तुरंत जज साहब बनकर उसे सज़ा दिला देंगे। अभी अपना जो जज है वो हैरानी से देखने लगता है। अभी अपनी जो फुग्गी है सीधे ही कहती है उस वक्त पर मेरे साथ 4 लोगों ने रेप किया था। आपको लगता है कि मैं उस वक्त पर कुछ कर सकती थी? मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे टाइम लगा सब कुछ करने में और मुझे तो लगा था कि मैं कभी उन लोगों को सज़ा ही नहीं दे पाऊँगी। पर जैसे इन लोग मेरे सामने आए मैंने इन लोगों को मार डाला और मुझे खुशी है कि मैंने मारा इन लोगों को। पर उस रॉकी को मैं मार नहीं पाई। पर हाँ इस बात की ज़रूर खुशी है कि उसकी तो मैंने ऐसी बेकार हालत कर दी है कि ना तो ये लंगड़ा साला चल सकता है पर से धुंधा साला, इसका एक हाथ भी काम नहीं करने वाला। और इतना गंदे तरीके से मैंने इसे मारा है ना कि ये कभी किसी के साथ इंटीमेट होना तो क्या खराब ही नहीं होने वाला इसका। वो ऐसे ही कहती है। अभी सभी के सभी जो अपनी ये फुग्गी के बातों से हंसने लगते। यहाँ तक कि हमारा जो पुलिस वाला है वो तो और अलग मज़े ले रहा था, वो और हंसा जा रहा था। जो अपने जज साहब थे वो ऑर्डर करते हैं और कहते हैं ये मस्ती मजाक यहाँ पर नहीं चलेगी। अभी वो ऐसे ही कहते हैं। अब सभी के सभी चुप हो जाते हैं। हमारी फुग्गी सीधी कहती है मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मैं तैयार हूँ क्योंकि मैंने लोगों को मारा है, लोगों की जान ली है। पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं क्योंकि मैंने उन दरिंदों को मारा है जिन लोगों ने पता नहीं कितने लड़कियों की ज़िंदगी से खेला होगा। वो ऐसे ही कहती है और अभी वो ऐसे ही कहती है। हम देखते हैं कुछ लड़कियां यहाँ पर सामने आती है जो कहती हैं कि हाँ उन लोगों के साथ वैसा किया था। कुछ लड़कियां जो सामने आ जाती है, हम देखते हैं हमारी जो वान्या है, मतलब वान्या नहीं, हमारी जो वनीता है, हम देखते हैं वो उन सभी लड़कियों को लेके सामने आई थी। और हमारी जो फुग्गी है उसी ने अभी ये सब चीज़ों को उसको कह रखा था कि जैसे वो उससे कहती थी कि तुम मेरा काम करो, तो वो उसे यही चीज़ें पता करने को कहती थी कि कहाँ पर एक जो हमारे अर्जुन, सोमय और वेदांत का जो जगह था, उन लोग जिस जगह पे रहते थे वो उस जगह से उन लोग का पता लगाने को कहती है कि कहाँ पर उन लोग का था और इन लोग किन किन लड़कियों के साथ ऐसा गलत कर चुके हैं, वो यही पता लगाने को कहती है। और हमारी वनीता जो कि उन लोग को ले आती है और कहती है कि तुम्हें अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें साथ देना है। और वो लड़कियां तैयार भी हो जाती है क्योंकि उन लोग भी चाहती थी कि सज़ा मिले। ऑलरेडी सोमय भी
हमारे सोमय और अर्जुन और वेदांत की तो मौत हो चुकी थी और सज़ा मिलनी थी हमारी रॉकी को। अभी रॉकी को डायरेक्ट सज़ा मिलती है और वो भी था लगातार 20 साल तक के अपने जेल में रहना, वो भी काले पानी की सज़ा। और उसके बाद जैसे उसका 20 साल कंप्लीट होता है तुरंत उसके बाद उसे 1 दिन तक के भूखे रखने का सज़ा मिलता है और डायरेक्ट बिना खाए पिए उसकी मौत, वो भी फांसी लगकर। और ये सज़ा मैंने की है, रियल में होता है कि नहीं होता है ये सब आप लोग चेक कीजिएगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहती कि हाँ आप लोग कुछ भी सज़ा, ये रियल नहीं है। मुझे नहीं पता कि सज़ा क्या मिलती है इस चीज़ों में, तो उम्मीद है आप लोग समझ पाएँ। वही अपने विनय को भी सज़ा मिलती है जो कि नॉर्मल 10 साल की सज़ा थी। और अब अपनी बारी आती है अपनी फुग्गी की। फुग्गी जो तैयार थी उसे पता था उसे सज़ा मिलेगी। अब जो जज साहब थे वो सारे सबूत वगैरह देख के फिर कहते हैं भले ही तुमने सबको मारा है, 3 लोगों का तुमने जान ले लिया, उन्हें मार डाला, एक के तुमने हाथ पैर छीन लिए तो दूसरे के सिर्फ पैर छीने, पर ये सब कुछ तुमने अपना बदला लेने को किया जो कि गलत था। बदला गलत था, तुम्हें पुलिस वालों के पास जाना था पर तुम वो सब भी नहीं कर पाई और तुमने बदला लेने का रास्ता चुना, इसलिए तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। फुग्गी साफ कहती है मैं तैयार हूँ, मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी, मैं तैयार हूँ। वैसे ही कह के चुपचाप अपना खड़े रहती है। अभी अपने जो जज हैं वो फैसला सुनाते हैं और कहते हैं तुम्हें भी इन सभी को जो सज़ा मिल रही है और जो अपनी फुग्गी को सज़ा मिलेगी ये मेरी फैंटेसी है, तो इसे रियल लाइफ से ना जोड़े। और ये समझ लीजिएगा कि मैंने कुछ भी रियल नहीं बताया है सज़ा के तौर पर, तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ फैंटेसी के तौर पे लीजिएगा। और चलिए हम अपनी फुग्गी को सज़ा सुनाते हैं। हमारे जज साहब जो सीधे कहते हैं कि तुम्हें सज़ा मिलती है 10 साल की। तुम लेडीज़ वाले जो होता है था ना जहाँ सिर्फ लेडीज़ें होती है, तुम वहाँ जाओगी और 10 साल तक के तुम्हें किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी है, ना किसी से झगड़ा करना है, अच्छे से रहना है। और अगर तुम अच्छे से रहती हो तो तुम्हारी सज़ा कम भी हो सकती है, ये से कहा जाता है। अभी जैसे ही फुग्गी को ये सज़ा मिलती है यहाँ पर हमें एक साथ दिखाया जाता है जो अपनी वान्या, शीतल, हमारी लावण्या और हमारी सारना ये सभी बैठे हुए थे। अभी जैसे इन लोग बैठे हुए थे और एक साइड पे तो हमारे रॉकी के माता पिता भी बैठे हुए थे। भले उन लोगों ने उससे मुंह फेर लिया था पर फिर भी उन लोग बैठे हुए तो थे ही, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि रॉकी को सज़ा मिले। अब इन लोग जैसे ही बैठे हुए थे, हमारे रॉकी को जो सज़ा मिली थी उससे उन लोग को तकलीफ़ तो हो रही थी, पर क्या करते, उसके ही बच्चे ने इतनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किए थे, तो उन लोग तो चाहते ही थे कि अब वो ना रहे। उन लोग ये सोच के अभी हम लोग एक तरफ उदास भी थे और एक तरफ उन्हें खुशी भी थी। अब हमें ये बताया जाता है कि जैसे ही उसे सज़ा बताई जाती है हमारी फुग्गी तो बड़ी खुश हो जाती है, उसे क्या ही प्रॉब्लम होंगी अगर वो 10 साल के लिए भी अंदर जा रही है, क्योंकि उसका जो बदला था उसने अपना बदला ले लिया। आखिरकार रिवेंज, हमारी फुग्गी का रिवेंज जो पूरा हुआ। अभी हम देखते हैं कि जैसे ही उसे बताया जाता है हमारी फुग्गी खुशी खुशी उतर जाती है अपने कटघरे से। जैसे वो कटघरे से उतरती है अभी वहाँ पर एक लेडीज़ पुलिस वाली आती है, वहाँ पर एक लेडीज़ पुलिस वाली आती है जो कि उसे पकड़ती है। अब भले ही जब अपनी फुग्गी को वहाँ से लाया गया तब भले ही एक वो पुलिस वाला था, पर तब हमारे पुलिस वाले ने अपने साथ कोई लेडीज़ पुलिस वाले को नहीं लेके गया था, पर इस समय पे तो ज़रूरत थी लेडीज़ पुलिस वाले की, तो उसे लाया जाता है। अब हमारी फुग्गी को हथकड़ी पहनाई जाती है और वो जाने लगती है। अब जैसे ही वो जाने लगती है हमारी शीतल जो उसके पास आ जाती है और उसे हक कर लेती है। हक करके कहती है फुग्गी तुम ऐसे नहीं जा सकती ना। फुग्गी 10 साल और पहले मैं तुम्हारे बिना 10 साल रही हूँ, फिर 10 साल और मैं कैसे रह पाऊँगी फुग्गी, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, प्लीज़ फुग्गी कुछ करो। अभी अपनी फुग्गी जो अपनी शीतल को देखती है और अपनी वनीता को बुलाती है अपने पास। वनीता को बुलाती है, अभी जैसे ही वनीता आती है अभी फुग्गी अपनी शीतल से अलग होती है, उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है क्या तुम वनीता का ख्याल रख सकती हो सिर्फ मेरे लिए? मुझे 10 साल लगेंगे ना वापस आने में, क्या तुम
वनीता का ख्याल रखूँगी। अभी अपनी शीतल जो है वो फुग्गी को देखने लगती है, वो कहती है प्लीज़ मेरे लिए रख लेना इसका ख्याल। अभी अपनी शीतल जो बस हाँ में सर हिलाती है। अब अपनी वनीता जो है वो अपनी फुग्गी को देखने लगती है। फुग्गी अपनी वनीता को हक कर लेती है। जैसे ही वो उसे हक करती है हमारी वनीता रोने लगती है। अभी वो जैसे ही रो रही थी तो अपनी फुग्गी कहती है कमज़ोर क्यों पड़ रही हो वनीता तुम? मैंने कभी भी तुम्हें कमज़ोर पड़ना नहीं सिखाया, तुम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती, ठीक है? कमज़ोर मत पड़ो। और हाँ, जितने भी लोग थे हमारे ग्रुप के सबसे कहूँ कि अब मैं ये काम छोड़ रही हूँ, अब मैं ये काम कभी भी नहीं करने वाली। और उनसे भी कहूँ कि वो लोग अपना अच्छा लाइफ देखेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, किसी भी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। अभी अपनी वनीता जो हाँ में सर हिलाती है। अब अपनी जो शीतल है वो खड़ी हुई थी और अपनी वनीता भी खड़ी हुई थी। हमारी फुग्गी कहती है तो ठीक है मैं जा रही हूँ शीतल, अपना ख्याल रखना। अभी वो जैसे ही जाने वाली थी सामने अपनी वान्या खड़ी थी। अभी वान्या जो खड़ी होकर अपनी फुग्गी को देखने लगती है। हमारी फुग्गी जो अपनी वान्या को देखती है और कहती है क्यों, मुझे जाने से पहले क्या तुम एक बार बाय नहीं कहूँगी? अभी अपनी वान्या जिसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ होगा, कभी नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ होगी जो तुम इतना गुस्सा करती हो, पर जब उस दिन मैंने जाना कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी। मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कभी भी तुम्हारा दिल दुखाया हो। अभी अपनी फुग्गी जो है अपनी वान्या के शोल्डर पे एक पंच देती है और कहती है गलत सोच रही हूँ कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, बल्कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो। और अगर वाकई में दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। वो ऐसे ही कहती है और अभी जो लेडीज़ पुलिस वाली थी वो अपनी फुग्गी को लेके यहाँ से जाने लगती है। यहीं से अपने विनय और रॉकी को भी ले जाया जा रहा था। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी फुग्गी को सीधे ही जो महिला था ना वहाँ भेज दिया जाता है। वो भी वो ऐसा अच्छा जगह रहता है कि वहाँ पर सभी को ठीक किया जाता है। जो भी औरतें कुछ भी गलत करके आती है तो उन्हें अलग अलग काम सिखाया जाता है, अलग चीज़ें सिखाई जाती है। और बिल्कुल भी बदतमीजी वगैरह कुछ भी वहाँ पर अलाउड नहीं था। कोई बदतमीजी कर ही नहीं सकता था। अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसे सज़ा मिलती थी। और सज़ा में ये नहीं कि तुम खा लिए मार भाई, वैसा कोई सज़ा नहीं था। यहाँ पर सज़ा ये रहती थी कि तुमको सिर्फ एक वाइट कमरे में बैठे रहना है और अपना ध्यान लगाना है, सज़ा ये रहती थी। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी फुग्गी को वहाँ भेज दिया गया था। रॉकी और विनय को भी थाने पहुँचा दिया गया था। हमारे रॉकी को एकदम अकेले में रखा जाता है जहाँ पर वो बिल्कुल ही अकेला रहता है। और इसकी सज़ा तो मैंने ऑलरेडी बता दी हूँ। और हमारे विनय को भी अलग जगह भेज दिया जाता है और अपने विनय को 10 साल की सज़ा हुई है। अब इन लोग जो यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही हमारी फुग्गी वहाँ पहुँचती है अभी हम अपनी शीतल को देखते हैं जो अभी वनीता के साथ थी। वनीता जो अपनी शीतल को देखती है और फिर कहती है मुझे एक काम है, क्या मैं थोड़ी देर में आऊँ? अभी शीतल हाँ कहती है। अभी वो जैसे ही हाँ कहती है अपनी वनीता यहाँ से निकल जाती है। सीन कट होता है, हम देखते हैं अपनी वनीता जो है वो अपनी जगह में पहुँची थी जो उन लोग का अड्डा था, वो उसी जगह पे पहुँची थी और उसी जगह पर पहुँच के सबको बुलाती है। अब वनीता की बातें सभी मानते हैं क्योंकि फुग्गी ने ही अपनी वनीता को आगे लीडर जैसे रखा हुआ था, तो इसलिए वनीता की बातें सभी मानते हैं, तो सभी के सभी आ जाते हैं। अभी वनीता जो अपनी फुग्गी का मैसेज सबको दे देती है और मैसेज देने के बाद कहती है कि तुम लोगों को अपना ख्याल रखना है। अब हम लोग कहते हैं कि हम लोग तुमसे दूर नहीं होना चाहते, हम लोग तुम लोग के साथ रहना चाहते हैं। अभी वनीता कहती है कि मुझे फुग्गी ने कहा है कि मैं उसकी दोस्त के साथ रहूँ, इसलिए मैं उसके साथ रहने वाली हूँ। और तुम लोगों को भी अच्छी लाइफ जीने को कहा है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो अच्छी लाइफ कभी नहीं जी पाओगे, इसलिए तुम लोग को यहाँ से निकलना है। वो ऐसे ही कहती है और अभी से कट होता है। जितने भी लोग थे बाकी के वो सभी लोग अपना अपना अलग अलग जगह जाते हैं और अभी इन लोग अभी अपनी लाइफ शुरू करने की कोशिश भी कर रहे थे। जैसे कि इन लोग चोर थे और दूसरी चीज़ें करते थे, तो इन लोग के लिए अभी लाइफ स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर इन लोग कोशिश कर ही रहे थे क्योंकि जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे कुछ हो सकता है क्या। अभी सीन कट होता है,
है हम अपनी सारना, लावण्या और वान्या साथ ही अपनी शीतल को देखते हैं जो इस वक्त पर एक साथ थे। अभी अपनी सारना और लावण्या को जो कुछ भी फुग्गी के बारे में पता चलता है उन लोग भी हर्ट फील करते हैं, लाइक उन लोगों ने नहीं सोचा था कि ये सब होगा। उन लोग बोलते हैं कि फिर रॉकी हमारे साथ क्यों ही था। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है कि हमने जानबूझ के उसे साथ में लिया था ताकि हम उसका कुछ ना कुछ कमज़ोर कड़ी पकड़ पाएँ, पर हम उसका कमज़ोर कड़ी नहीं पकड़ पाए। पर आखिरकार उसे सज़ा मिल गई, फुग्गी ने उसे सज़ा दे दिया। अभी जैसे ही वो फुग्गी का नाम लेती है हमारी शीतल जो फिर से हर्ट हो जाती है, क्योंकि फुग्गी को उसने एक तरह से खो ही दिया है। 10 साल तक के अपनी दोस्त से दूर रहना, जिससे वो कहीं ना कहीं प्यार करती है, उससे दूर रहना वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वो फिर से हर्ट हो जाती है। अभी अपनी वान्या जो है वो अपनी शीतल से कहती है, लगता है मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ यहाँ से, तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ फुग्गी फुग्गी कर रही हो। अभी अपनी शीतल जो है अपनी वान्या को पकड़ लेती है और कहती है, मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। वो ऐसे ही कहती है और मुस्कुराने लगती है। अभी वान्या भी मुस्कुरा रही थी, पर हम कहीं ना कहीं अपनी वान्या की आंखों में आंसू देख सकते थे, जो कि सिर्फ आंखों में आके रुक गए थे, वो बाहर नहीं आ रहे थे। सारना और लावण्या जो अपनी वान्या को देखने लगती है और कहती है, हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। हमारी वान्या जो अपना फेस दूसरी ओर कर देती है। हमारी शीतल जो जैसे ही अपनी वान्या का फेस देखती है तो सीधे ही कहती है, माफ़ भी कर दो उन्हें, तुम्हारी दोस्त ही है ना। अभी अपनी वान्या यहाँ से जाने लगती है और कहती है, प्लीज़ कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। वो ऐसे ही कहती है। अभी अपनी शीतल जो चुपचाप खड़ी रहती है और सारना और लावण्या से कहती है, माफ़ करना, पर मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी तुम्हें माफ़ कर पाएंगे। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और प्लीज़ हो सके तो दोबारा वान्या से मत मिलना। अभी अपनी लावण्या जो हर्ट हो जाती है और कहती है, पर वो मेरी दोस्त है, आखिर मैं उससे कैसे ना मिलूँ। अभी अपनी जो शीतल है वो सीधी कहती है, क्या तुम सारना से दूर हो सकती हो, क्या तुम उससे ब्रेकअप कर सकती हो। अभी अपनी जो लावण्या है वो अपनी सारना को देखने लगती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी अपनी जो शीतल है वो सीधी ही कहती है, तो तुम कैसे सोच सकती हो कि वान्या तुम लोग के साथ रह सकेंगी। सारना, देखो कोई भी बात हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, पर तुमने एक तरह से धोखा दिया है अपनी गर्लफ्रेंड को, उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशन में जाकर। तो मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूँगी कि तुम दोबारा वान्या के सामने ना आओ। जानती हूँ कई बार होता है, मुलाकात हो जाती है, वो बात अलग होंगी, पर तुम खुद से कभी भी वान्या से नहीं मिलोगी। वान्या तुम दोनों को एक साथ देखकर हर्ट होती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त कभी भी हर्ट हो। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ पाओ। वो ऐसे ही कहती है और उन लोग से अलविदा ले लेती है। अभी दोनों के दोनों यहाँ से हर्ट फील करके चले जाते हैं, पर हमारी शीतल का ये बोलना ज़रूरी था, क्योंकि उसे पता था अगर वो जब तक ये नहीं कहेंगी तो अपनी सारना और लावण्या अपनी वान्या से मिलने की कोशिश करते ही रहेंगी और अपनी वान्या हर्ट होती रहेंगी, जो बात अपनी शीतल नहीं चाहती थी। सीन कट होता है, हमारी सारना और लावण्या यहाँ से चले गए थे। हमारी वान्या जो आगे आगे जा रही थी, अभी शीतल उसके पीछे पीछे जाने लगती है और कहती, अरे क्या हुआ, एक गुस्सेलात पर चली गई तो तुम चल बन गई हो क्या गुस्सेलात में, रुक तो जाओ, कितना तुम्हारे पीछे जाना पड़ेगा मुझे। वैसे ही कह के उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अभी अपनी वान्या जो रुकती है और कहती है, देखो शीतल, मुझे ना उनके कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। मुझे ना तो लावण्या के बारे में बात करनी है और ना ही सारना के बारे में बात करनी है। अभी अपनी शीतल जो है वो उसके सर पे मारती है और कहती है, तुमसे किसने कहा कि मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही कहती है। अभी सीन कट होता है, हम देखते हैं इन लोग चल रहे थे, चलते चलते अब फाइनली इन लोग घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचने के बाद अब इन लोग अपना आराम करने लगते हैं। अब थोड़ी ही देर में अपनी जो शीतल है वो अपनी वनीता के बारे में याद करने लगती है कि वनीता का ख्याल रखने को कहा गया था, पर वनीता तो अब तक नहीं आई। अब वो जैसे उस बारे में सोचने लगती है तभी बेल बजता है। जैसे ही बेल बजता है वो दरवाज़ा जाके खुलती है। अभी जैसे ही दरवाज़ा खुलती है हम देखते हैं सामने कोई और नहीं बल्कि अपनी वनीता खड़ी थी। अभी वनीता को देख के अपनी शीतल अंदर ले लेती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा काम ठीक हो गया। अभी अपनी वनीता जो हाँ में सर हिलाती है। अब वो जैसे ही हाँ में सर हिलाती है अपनी शीतल कहती है, ठीक है तुम अंदर आओ, अंदर बैठो। ऐसे ही कह के उसे पानी का पूछती है। अपनी वनीता मना करती है, पर अपनी शीतल जो किचन में जाती है और पानी के साथ साथ चाय भी ले आती है। अब इन लोग चाय इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर सीधे हमें डिनर का टाइम बताया जाता है, जब इन लोग डिनर विनर करते हैं और सो जाते हैं। अब डायरेक्ट हमें यहाँ से 3 दिन के बाद का समय दिखाया जा रहा है।
जहाँ पर अपनी शीतल का थोड़ा तबीयत सही हो गया है। लाइक जैसे उसे चोट वोट लगी थी तो वो ठीक हो गई है और अब वो अपने हॉस्पिटल जा सकती है। और अब हमें बताया जाता है कि सबसे पहले अपनी शीतल जो है वो अपने हॉस्पिटल जाती है। जैसे कि हमारी फुगी ने कहा था कि वनीता का ख्याल रखना है। हमारी जो शीतल है वनीता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे वो वो जॉब दिलवाती है जो वहीं पर वो नर्स का काम करेंगी। और जैसे कि अपनी जो वनीता है उसे जानबूझ के ये नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, जिस वजह से उसे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर अपनी शीतल के लिए जैसे कहा जाता है कि वो सिफारिश करती है कि कर दीजिए ताकि ये यहीं पर रह पाए और कुछ अच्छा कर पाए, इसलिए उसे ले लिया जाता है। और अपनी जो वनीता है वो कुछ भी किसी में भी ये नहीं करेंगी, बस उसका ये रहेगा कि जैसे उसे कुछ मंगाया जाएगा कॉटन वगैरह कोई दवाई, तो जब तक कि उसे जिस दवाई को कहा जाएगा बस वो उसे ही देंगी और कुछ वो थोड़ा बहुत पढ़ सकती है, तो अब वो वैसे ही करती है। अब हम देखते हैं कि हमारी वनीता को वहाँ पर जॉब मिल गया था। अब वहाँ पर जॉब मिलने के बाद इन लोग अपना काम करते रहते हैं। हमारी वनीता जो अपना काम करती रहती है और हमारी वनीता के साथ रहती है हमारी सौम्या, जो कि अपनी वनीता को हेल्प करती रहती है। हमारी सौम्या जो कि उससे सीनियर है तो वो उसे हेल्प करती रहती है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें उसे सिखाती रहती है। और अभी हम देखते हैं कि इन लोग की बॉन्ड थोड़ी शुरुआत में ही इतनी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इन लोग कब से बहुत अच्छे दोस्त हों और इन लोग अभी एक दूसरे के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। अब सीन कट होता है, हमें आफ्टरनून के बाद का समय दिखाया जाता है, जब अपनी शीतल जो अपनी वान्या के साथ हमारी फुगी को जहाँ रखा गया था जिस जेल में, वही अपना महिला था ना, वही लेके जाती है। अभी जैसे ही इन लोग वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद डायरेक्ट तो जाके अपनी फुगी से नहीं मिल सकते थे ना, इसलिए पहले इन लोग को इजाज़त लेनी पड़ती है कि उन्हें मिलना है। और उसके लिए इन लोग पहले से ही अपने एक जो वो रहता है वकील, उससे एक वो बनवा लेते हैं कि ताकि इन लोग कभी भी उससे मिल पाए। और वो ऐसा बनवाते हैं कि अगर कभी भी इन लोग, ऐसा होता है ना कि लगभग इन लोग हर 10 से 15 दिन में उससे मिल पाए, ऐसा बनवाते हैं। और ये चीज़ भी मैं अपने तरीके से ऐड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है ऐसा होता भी है करके, तो उम्मीद है आप लोग खुद सर्च करके इस बारे में जानकारी लें। अब हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद कागज़ दिखाया जाता है कि उन्हें मिलना है और कैदी नंबर भी बताया जाता है। यहाँ पर कैदी नंबर का ये किया जाता है, नाम नहीं कैदी नंबर होता है। अब वो कैदी नंबर का बताया जाता है, उसके बाद उन लोग को वहाँ छोड़ा जाता है। हम देखते हैं हमारी शीतल जो वान्या के साथ जाने लगती है और हमारी वान्या के पीछे शीतल और वान्या है और इन दोनों के पीछे एक वो रहती है जो अपनी हवलदार रहती है, जो लेडीज़ हवलदार है वो रहती है। अब उन लोग के साथ जाने लगती है, उन लोग को ले जा के अपनी फुगी जिस लॉकर में बंद थी वही ले जाके रख दिया जाता है। अब जैसे ही वहीं पर ले जाते हैं और सीधे ही कहती है कि तुम लोगों के पास अभी सिर्फ 15 मिनट है, तो 15 मिनट बात कर सकते हो, तब तक कि मैं आती हुई कहती है। और अभी इन लोग बातचीत करने लगते हैं। अभी जैसे ही बातचीत करने लगते हैं और हमारी जो वो है जो हवलदारनी थी वो ये कह के जाती है कि एक एक करके मिलना और 15 मिनट में तुम लोग को मिलना है। तो पहले अपनी वान्या चली जाती है और थोड़ी देर बात करने लगती है, उससे बात करती है, उसका हाल चाल पूछती है कि तुम कैसी हो करके। हमारी फुगी जो बड़े अच्छे से बात करती है उससे, उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाती, जैसे वो हमेशा ही गुस्सा दिखाती है, तो वो उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाती, उससे बहुत ही प्यार से बात करती है। अभी अपनी जो वान्या है वो अपनी फुगी को हक करती है और कहती है उम्मीद है तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। अभी अपनी जो फुगी है वो सीधी कहती है हाँ मैं ज़रूर वापस आने की कोशिश करूँगी, पर उसके लिए अभी तुम्हें 10 साल इंतज़ार करने होंगे। वैसे ही कहती है और मुस्कुराने लगती है। अब बारी आती है अपनी शीतल की मिलने की। हमारी वान्या जो यहाँ से निकल जाती है और यहाँ से निकलने के बाद हमारी शीतल से कहती है कि जाओ तुम मिल लो। अभी अपनी शीतल जो अंदर जाती है, अंदर जाकर हमारी फुगी के पास बैठ जाती है। फुगी जो अपनी शीतल को देख रही थी, शीतल जो अपनी फुगी को देख रही थी, दोनों की ही आंखें थोड़ी थोड़ी नम हो जाती है। अभी दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभी जैसे इन लोग एक दूसरे को देख रहे थे, हमारी शीतल आगे बढ़ के हमारी फुगी को हग कर लेती है और हग एकदम ही टाइट से करती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारी
फुग्गी जो कि लाइक जैसे हग की थी तो वो अपना हाथ छोड़ देती है, वो उस पर अपना हाथ नहीं रखती है, पर अपनी शीतल ने उसके कस के जकड़ के रखा हुआ था। दोनों की आंखें जो भी नम थी, आंसू धीरे धीरे बह रहे थे, गालों से होते हुए अपने कपड़ों पर गिर रहे थे। वो भी हमारी शीतल के आंसू जो हमारी फुग्गी के कंधों पर आ रहे थे, और हमारी फुग्गी के आंसू जो अपनी शीतल के कंधों पर आ रहे थे। अभी जैसे इन लोग के आंसू बह रहे थे, इधर से हमारी वान्या भी देख रही थी और ये भी इमोशनल हो चुकी थी। वो बस दोनों को लगातार देखे ही जा रही थी। अभी दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और अपनी शीतल जो है अपनी फुग्गी से पूछती है, फुग्गी तुम ठीक हो ना? अभी अपनी फुग्गी कहती है, हाँ मुझे क्या होना है, मुझे तो खुशी है कि मैं जब बदला ले पाई हूँ उसके बाद यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आराम से यहाँ पर रह सकती हूँ। और तुम्हें पता है मुझे यहाँ पर 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है, बैठे बैठे खाना मिल रहा है, बस थोड़ा बहुत काम करने को कहा जाता है, आता नहीं है तो फिर क्या कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ, पर सब अच्छा चल रहा है यार। 3 दिन यहाँ पर कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। अभी अपनी शीतल जो है उसे बहुत बुरा लगते रहता है, क्योंकि जेल में रहना, भले ये महिला थाना है, पर फिर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें बिल्कुल ही अकेला रहना पड़ता है। बस कुछ समय के लिए कुछ लोगों के साथ रहते हैं, पर रहना तो अकेला ही पड़ता है। तो वही अपनी शीतल जो कि बहुत ही बुरा फ़ील कर रही थी, अभी उसे हर्ट हो रहा था, इसलिए जैसे लाइक हर्ट हो रहा था उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारी फुग्गी जो है वो उसके गालों के लाइक जैसे गालों पे आंसू आ रहे थे उसे सहलाती है, आंसू को स्वाइप करती है और कहती है, ये आंसू मत बहाओ, ठीक है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी, सिर्फ 10 साल ही तो हैं, 10 साल यूँ बीत जाएंगे। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है, 10 साल यूँ कैसे बीतेंगे, तुम्हारे बिना पहले ही मैंने 10 साल बिताए हैं, क्या फिर से मुझे 10 साल फिर से ऐसे ही बिताने होंगे तुम्हारे बिना? अभी अपनी जो फुग्गी है वो कहती, अच्छा तो वान्या है ना, वान्या के साथ समय बिता लेना। अभी अपनी जो शीतल है वो अपनी फुग्गी को कहती है, तुम भी ना, वो दोस्त है मेरी, कैसे नहीं उसके साथ रहूँगी मैं, पर तुम फुग्गी 10 साल हो चुके हैं तुमसे दूर रहे, फिर से 10 साल मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। अभी अपनी जो फुग्गी है वो सीधी कहती है, अब क्या कर सकते हैं, जज साहब के फैसले के खिलाफ़ नहीं जा सकती ना, वरना मैं खुद तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। अभी अपनी शीतल और फुग्गी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, दोनों की ही आंखें नम थीं, पर वो दोनों को इस बात की खुशी थी कि आखिरकार 10 साल के बाद तो उन लोग मिलेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ रहेंगे। उन लोग इसी बात की खुशी मना रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। अभी देखते देखते हमारी फुग्गी जो अपनी शीतल के थोड़े करीब आने लगती है, हमारी शीतल जो स्टिल अपनी फुग्गी को देखे जा रही थी, अभी फुग्गी धीरे धीरे अपनी शीतल के करीब आती है और शीतल के करीब आकर उसके गालों को होल्ड करती है, लाइक हल्का हल्का सहलाना, हल्का हल्का सहला कर उसके आंसुओं को पोंछना, जो कि अभी भी स्टिल गिरे जा रहे थे, उससे पोंछना। और अब वो उसे दोनों हाथ से होल्ड करके, लाइक उसके गालों को दोनों हाथ से होल्ड करके अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर ले जाकर हल्का हल्का उससे सहलाना, और हल्का हल्का सहलाते सहलाते अब वो उसके होठों पर जाती है और होठों पर कर उसे किस करने लगती है। अब जैसे ही हमारी फुग्गी ने हमारी शीतल को किस किया था, हमारी शीतल जो कि मेल्ट हो जाती है, दोनों के आंसू धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ये शायद खुशी के किस थी, खुशी के आंसू थे, खुशी में किस थी, दोनों के दोनों रो रहे थे और इस वक्त पर किस कर रहे थे। जैसे ही हमारी वान्या हमारी फुग्गी को देखती है कि वो शीतल को किस कर रही है, वान्या तुरंत ही अपने आप को दूसरी ओर कर लेती है, लाइक जो थाना था वही लॉकर, उसके जस्ट बगल में एक दीवार बना हुआ था, जैसे कि एक लॉकर है, फिर दीवार है, फिर दूसरा लॉकर है, तो उस दोनों बीच में खड़ी हो जाती है। उसका सर सीधे दीवार से लगा हुआ था, आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसके हाथ का जो पंजा था वो पूरा बंद चुका था, लगातार आंसू बह रहे थे। यहाँ पर अपनी फुग्गी जो अपनी शीतल को किस कर रही थी, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, लगातार आंसू जो बहे जा रहे थे। यहाँ पर हमारी वान्या के भी आंसू बह रहे थे, पर ये तकलीफ़ के आंसू थे शायद, हाँ नहीं, ये तकलीफ़ के ही आंसू थे। हमारी वान्या इस वक्त पर रो रही थी और बहुत रो रही थी। तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ से एक पुलिस वाली आती है। इस समय पे वो नहीं आती है, जो अपनी हवलदारनी यहाँ से गई थी वो नहीं आती है,
एक पुलिस वाली आती है और कहती है, लाइक वो बस इतना ही कहती है कि समय बीत चुका है, अब निकलना होगा। वो ऐसे ही कहती है, पर उतने में ही हमारी वान्या जैसी आवाज़ सुनती है तो रोकने जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस समय पे वो जो थानेदारनी है वो हमारी शीतल और फुग्गी को देख ले। वो इसलिए रोकने जाती है, पर उसी वक्त पे वो उससे टकरा जाती है। अब जैसे ही टकराती है, दोनों मिल के नीचे गिर जाते हैं, और जैसे ही नीचे गिरते हैं, इस वक्त पे दोनों के होंठ जो मिल चुके थे, और हम देखते हैं हमारी वान्या की आंखें जो खुली हुई थी, और हमारी जो थानेदारनी है वो तो अपनी वान्या को देखती ही रह जाती है। पर जैसे ही उन दोनों के होठ मिले थे, ये उसे किस करने लगती है, और हमारी वान्या जिसके होठ उड़े हुए थे, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हो क्या रहा है आखिर। अभी अपनी वान्या जो उस थानेदारनी को ज़ोर से धक्का देती है और धक्का देके उठा देती है। अब जैसे ही वो उसे धक्का देके उठाती है और कहती है, ये क्या कर रही है आप। अभी अपनी जो थानेदारनी है वो कहती, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब ये हरकत करने लगी। अभी अपनी जो वान्या है वो कहती है, आप थानेदारनी हैं, आपको यहाँ पर लोगों का ख्याल रखना है, ये नहीं कि अगर कोई कैदी से मिलने आए तो आप उसको ही। अभी अपनी जो थानेदारनी और इनका लाइक हमारी वान्या का बहस चालू हुआ था। हमारी शीतल और फुग्गी एक दूसरे से दूर होती है और बाहर देखने लगती है। सामने ही दोनों बहस कर रहे थे। अभी अपनी शीतल जो जल्दी जल्दी बाहर निकलती है और कहती है, क्या हुआ। अभी अपनी जो वान्या थी वो कहती है, क्या हुआ, तुम इनसे कहो। अभी अपनी जो थानेदारनी थी वो अपनी शीतल की ओर हाथ बढ़ाती है और कहती है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है पूर्वी, मैं पूर्वी हूँ इस थाने की इंचार्ज। तो मुझे माफ़ करना कि मैं ऐसा चाहती तो नहीं थी, पर मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाई, तो मुझे माफ़ करना। अभी अपनी शीतल को समझ नहीं पाती कि क्या कंट्रोल नहीं कर पाई क्या। अभी अपनी जो वान्या है सीधे कहती है, तुमने क्या मुझे खिलौना समझ के रखा हुआ है कि कंट्रोल नहीं कर पाई, क्या मतलब है तुम्हारा। अभी अपनी जो पूर्वी थी वो अपनी वान्या के पास आती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, अब माफ़ भी कर दो, इतना गुस्सा करने की क्या ही ज़रूरत है। अभी अपनी वान्या जो है वो कहती है, छोड़ो तुम। वो ऐसे ही कह के यहाँ से निकलने लगती है। अभी अपनी जो शीतल है वो कुछ समझ नहीं पाती, पर अपनी जो पूर्वी है वो अपनी शीतल से कहती है, वक्त वक्त पर आते रहना ना मिलने, और अपने साथ अपनी फ्रेंड को ज़रूर ले आना। वैसे नाम क्या है इसका, अरे हाँ अभी अभी तो तुमने कहा था ना, वान्या, अपनी वान्या को ज़रूर लेते आना, ठीक है, मैं उससे मिलना चाहूँगी। अभी अपनी शीतल कुछ नहीं समझ पाती, बस अपनी फुग्गी को देखती है और कहती है, अपना ख्याल रखना, मैं मिलने आऊँगी। वो ऐसे ही कहती है और यहाँ से जाने लगती है। अब वो अपनी वान्या के पीछे जाती है, उससे रोकती है कि बात क्या हो गई करके सुनो। पर अपनी वान्या जो है वो सीधे कहती है कि बात जो भी हुई हो, प्लीज़ अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम अकेला छोड़ दो मुझे। वो ऐसे ही कहती है। और अभी हम देखते हैं हमारी शीतल जो इस समय पे सोचती है कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। वो ऐसे ही सोचकर वो हमारी वान्या से कहती है, ठीक है, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप करवा दूँ। हमारी वान्या कहती है, नहीं, मैं घर खुद चली जाऊँगी। वो ऐसे ही कहती है। और अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी शीतल जो है वो अपने हॉस्पिटल पहुँच जाती है, और हमारी वान्या जो है वो भी घर पहुँच जाती है। और हमारी वान्या अपने घर गई है, हमारी शीतल के घर बिल्कुल भी नहीं, वो अपने घर गई है इस समय पे। सीन कट होता है, हम हमारी वान्या को देखते हैं जो इस वक्त पे अपने घर पहुंच गई थी। घर पहुंच के वो अपने घर को बंद करती है। वो घर जो इतने समय से बंद था वो उसे फिर से बंद कर देती है। घर में से हल्के हल्के स्मेल आ रही थी, उस स्मेल की कोई फिक्र नहीं करती है। वो सीधे अपने रूम में जाती है। रूम में जाकर अपना लॉकर खोलती है, जो उसका अलमारी था वो उसे ही खोलती है। उसे खोलने के बाद उस पे से एक बैग निकालती है। अभी वो जैसे ही बैग निकालती है, बैग निकालने के बाद उसे खोलने लगती है। अभी वो जैसे ही अपने बैग को खोलती है, बैग के खोलते ही उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी शीतल और वान्या के कहीं भी लाइक उन लोग कहीं भी बाहर गए रहते हैं, वहाँ के फ़ोटोज़ थे, दोनों के साथ में फ़ोटोज़ थे। जब दोनों के दोनों फर्स्ट टाइम अपना कॉफ़ी पे गए थे, वहाँ पर भी हम लोग फ़ोटो लिए थे। वहाँ के फ़ोटो थे, मार्केट में वहाँ के फ़ोटो थे, सारे फ़ोटोज़ थे। वो उन्हें देखने लगती है, एक एक करके हटाने लगती है, देखने लगती है, उन पलों को याद करने लगती है। अभी वो पलों को याद करती है, बैठ जाती है नीचे। वो जो अपने सामान देख रही थी वो उन लोग को साइड कर देती है, नीचे अपने रूम में ही नीचे फर्श पर बैठ जाती है। धीरे धीरे उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो धीरे धीरे अपनी फुग्गी और शीतल का केस याद करने लगती है।
जब उसे वो किस याद आता है, धीरे धीरे वो रोने लगती है। लगातार उसकी आंखों से आंसू जो बह रहे थे, रोने लगती है। अब रोते रोते कहती है, क्यों, आखिर क्यों क्यों मुझे अकेला कर दिया जाता है। पहले सहाना, लावण्या और अब शीतल। कैसे कैसे मैं उसे बताऊं कि मैं उसे प्यार करती थी, मैं उसे चाहती थी। जब से हमारी पहली मुलाकात हुई, मैं तब से उसे चाहती थी। उसका मेरा ख्याल रखना मुझे सब कुछ पसंद था। मैं उसे चाहती थी। मैं क्यों नहीं कह पाई उससे, क्यों आगे मुझे कहना चाहिए था कि मैं उसे चाहती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। अगर मैंने पहले कह दिया होता तो आज शीतल फुगी की नहीं होती। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सारी मेरी गलती है। क्यों हर बार मुझे अकेला कर दिया जाता है। क्यों हालातों के आगे मुझे अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। क्यों हर बार क्यों हर बार। शीतल, मैं तुम्हें दूर नहीं होना चाहती थी, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, पर मैं तुम्हें फुग्गी के साथ भी नहीं देख पाऊँगी। क्या पहले ही मुझे मैं जानती थी मैं सारना को लावण्य के साथ नहीं देख पाऊँगी, इसीलिए तो मैं सबसे दूर हो गई, अपने माता पिता से भी दूर हो गई कि ताकि मुझे सारना और लावण्य को ना देखना पड़े। पर मुझे क्या देखना पड़ा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और मैं तुमसे प्यार कर रही थी। पर देखो ना, तुम तो फुगी से प्यार करती हो, उसमें कोई गलत नहीं है कि तुम उससे प्यार करती हो। पर मेरे प्यार का क्या शीतल, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें फुगी को किस करते हुए देख के मुझे हर्ट क्यों हो रहा था इतना, क्यों। आखिर मुझे भूल जाना चाहिए ना तुम्हें, पर ये हो सकता है, नहीं हो सकता। शीतल, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हर बार मुझे ही कदम आगे पीछे लेने हैं। क्यों, क्या मैं जिससे प्यार करती हूँ और वो जिससे प्यार करता है, कि वो अपने कदम पीछे नहीं ले सकता। हर बार मुझे ही क्यों अकेला कर दिया जाता है, क्यों। अभी अपनी वान्या जो बस शीतल के फ़ोटो से बात करते हुए रोई जा रही थी। चलिए रोना धोना बंद करते हैं, फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा है, तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में एक हैप्पी सी एंडिंग ज़रूर मिलेंगे आप सभी को। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा कि मैंने कही थी कि ये सिर्फ मुझे पता है कि हमारी शीतल किसकी होगी, तो पता चल गया था कि हमारी शीतल किसकी हो चुकी है। तो चलिए बाय बाय। और कैसा लगा ये ट्विस्ट आप सभी को ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। तेरी रातें बनेंगी डरावनी कहानियाँ, मैं रहूँगी हर पल हर सांस तेरे संगातों में। तूने जो दर्द दिया मैंने उसे हथियार बनाया, तेरे हर गुनाह का आज हिसाब लगाया। बोझ होगा मेरा चक्र तेरे लिए, मेरा क्रोध अब रोक सके ना कोई भी साया। तू मिलिया ने जो छीना मैं वापस लाऊंगी, हर चीख हर दर्द आज का जख्म बनाऊंगी। तुम्हारे रक्त में दौड़ेगी मेरी आग, तेरी नियति अब मेरा दास बन के जागे। अगला मेरा ज्वालाओं का दरिया, तुम जलोगे मैं हंसूंगी हर दिशा। सबसे क्योंकि लिया है मैंने बदला अपने से। तुम रोते गगन चीखे मेरी चीखों से, तुम्हारा अंत लिखा है इंसानी की बूंदों से, इन बूंदों से।
तेरी बन की तेरा बनी कहानियाँ, मैं रहूंगी हर पल हर सांस तेरे सन्नाटों में। तूने जो दर्द दिया मैंने उसे हथियार बनाया, तेरे हर गुनाह का आज हिसाब लगाया। बोझ होगा मेरा चक्र तेरे लिए मैं